स्टार्ट करते हैं रिटर्न से। दीज आर द लिस्ट ऑफ रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स अंडर जीएसटी। जितने भी रिटर्न्स आपको पता है, जितने भी स्टेटमेंट पता है, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। 2 से 2.5 पेज का ये लिस्ट है, पूरा स्टेटमेंट है। इसके अंदर सारे सारे रिटर्न्स कवर्ड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट 7 to 10 मिनट्स में आपका चैप्टर का लोड खत्म हो जाएगा। उसके बाद 10 मिनट के बाद जो होगा वो पूरा थियरी एस्पेक्ट है, फटाफट देख लेंगे। लेकिन लिस्ट का जितना लोड है वो यहाँ पे मैं फटाफट से खत्म कर देता हूँ। पहला वाला जो आपको दिख रहा है वो जीएसटीआर 1 है। ये एक आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये किसी को क्वार्टरली, किसी को मंथली भरना है। अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है इंक्लूडिंग सीटीपी और उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, उसने क्यूआरएमपी स्कीम लेके रखी है, तो उसको जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फर्निश करना होगा। और ये फर्निश करने की डेट है 13th ऑफ द नेक्स्ट। जो भी क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद में 13 तक उसको फर्निश करना है। और अगर किसी ने क्यूआरएमपी नहीं लिया हुआ है तो उसको ये मंथली फर्निश करना होगा जीएसटीआर 1, और ये फर्निश करने की डेट है 11th ऑफ द नेक्स्ट। सिमिलर लाइंस पे 3 भी ड्राफ्ट किया हुआ है। कोई पर्सन रजिस्टर्ड है इंक्लूडिंग सीटीपी, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, एंड उसने क्यूआरएमपी लेके रखा है, तो 3B का भी उसको क्वार्टरली फर्निश करना है। ये रिटर्न है, सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न है। ये उसको क्वार्टरली फर्निश करना होगा नेक्स्ट मंथ की 22nd या 24th, जो भी क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद में 22 या 24 तारीख, डिपेंडिंग अपॉन वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। या तो 22nd या 24th ये हो जाती है लास्ट डेट। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर 3B आप क्यूआरएमपी नहीं लिया होगा तो आपको 3B फिर मंथली फाइल करना होगा, और इसकी लास्ट डेट है 20th ऑफ द नेक्स्ट। जो भी मंथ होगा उसके बाद वाली जो 20 तारीख है तब तक आपको 3B फर्निश करना है, लास्ट डेट। उसके बाद आपको ऑरेंज कलर का एक टेबल दिख रहा है, उसके अंदर 6 कैटेगरी के लोग हैं। इनको 1 और 3B बिल्कुल भी फाइल नहीं करना है। ये एक्सेप्शन में है, 1 और 3B इनको नहीं फाइल करना है। ये नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन बहुत इजी तरीके से ये नोटिस करके मैंने न्यूमोनिक बनाया है। ये नोटिस करके जो नाम है NOTICE, ये वाले लोगों को रिटर्न नहीं फाइल करना है 1 और 3B। N से है NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। O से OIDR वाले, आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर जो OIDR सर्विस देते हैं अनरजिस्टर्ड को। उसके बाद में TDS वाले, पर्सन लायबल टू कलेक्ट TDS अंडर सेक्शन, डिडक्ट TCS अंडर सेक्शन 51, डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51 सॉरी। उसके बाद में ISD वाले, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसके बाद में है C से कॉम्पोजिशन डीलर, जो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाते हैं। एंड यू हैव ECO वाले, जो पर्सन लायबल टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52। तो ये नोटिस वाले 6 लोग हैं जिन पे 1 और 3B अप्लाई नहीं होता। अब एक बात समझना, यहाँ पे नोटिस के अंदर जो C है ये कॉम्पोजिशन डीलर है, CTP नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ऊपर इंक्लूजन में डाला है। यूजुअली ये CTP NRTP दोनों दोस्त होते हैं, एक ही जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग हो गई ये दोस्ती। CTP ऊपर इंक्लूजन में डाला है, उसको 1 और 3B दोनों फाइल करना है, NRTP को नहीं फाइल करना है। और NRTP के साथ जो दूसरा C है वो यहाँ पे कॉम्पोजिशन डीलर है, जिसको 1 और 3B फाइल नहीं करना होता। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब मेन जो थी तुम्हारे स्टेटमेंट और रिटर्न 1 और 3B वो हो गए। अब ये जो 6 कैटेगरी के लोग हैं ना जिनको एक्सेप्शन में डाला है, अब देखो इनको बढ़िया से क्या बोला, इनको बोला अच्छा 1 और 3B नहीं फाइल करना, तो आपको ये वाले रिटर्न्स बता रहे ये इनको फाइल करना है। अब एक एक पर्सन जो ऊपर नोटिस वाला है ना, ये एक एक करके आएगा और इनको एक एक करके अपना अपना स्पेसिफिक रिटर्न बताए। पहले कॉम्पोजिशन डीलर, इसको दो कंप्लायंस करनी है। पहले इसको GST CMP 08 नाम का एक फॉर्म है, वो उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट है, वो उसको फर्निश करना है क्वार्टर खत्म होने के बाद में 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये GST CMP 08 से ही वो अपना टैक्स पे करता है, 1%, 1%, 5%, 6%, जो हम लोग देखे थे कॉम्पोजिशन स्कीम में। ये फॉर्म से ही GST CMP 08 से ही अपना टैक्स पे करता है। और ये उसको क्वार्टरली करने के बाद में पूरे साल खत्म होने के बाद GSTR 4 जो है उसका एनुअली उसको एक ही रिटर्न फाइल करना होता है। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 30th अप्रैल जो आती है, कमिंग 30th अप्रैल, तब तक उसको फाइल करना होता है। जैसे बाकी लोग अपना मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, इसको एनुअली सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करना है, और वो भी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 30th अप्रैल तक। अब एक बात समझना, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं। एनुअल रिटर्न एक अलग चीज है, ये एनुअली एक ही रिटर्न फाइल करना है, ये पीरियोडिकल रिटर्न की तरह है। और वो एनुअल रिटर्न अलग कॉन्सेप्ट है, वो 9A वाला इसको एनुअल रिटर्न फर्निश करना पड़ता है कॉम्पोजिशन वाले को, और उसकी डेट 31 दिसंबर आती है। ये तो एनुअली एक ही रिटर्न है जो फाइनेंशियल ईयर के बाद 1 महीने के अंदर ही 30th अप्रैल तक भरना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, गलती मत करना। उसके बाद NRTP है, ऊपर एक्सक्लूजन में डाला, यहाँ पे इसको बोला कि तू GSTR 5 वाला एक फॉर्म भरेगा, मंथली रिटर्न है, और इसको फर्निश करने की लास्ट डेट है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या फिर 7 days, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। यहाँ पे एक छोटी सी अमेंडमेंट है, पहले लिखा हुआ था 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अब उसको कट करके इन्होंने 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ किया हुआ है। तो ये एक ही अमेंडमेंट में, इसको ध्यान रखना। ऊपर आपको देखिएगा मैंने क्वार्टरली के बाजू में स्टेटमेंट लिखा हुआ है ग्रीन में, वो अमेंडमेंट नहीं है। मैं जहां पे भी अमेंडमेंट करता हूँ वहां पे मैं ग्रीन कलर का एक स्टार बना देता हूँ और हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो एक ही स्टार आपको दिख रहा है, यही एक तुम्हारा अमेंडमेंट है इस वाले पॉइंट में, NRTP वाले में, जो 20 तारीख को कट करके 13 तारीख।
उसके बाद 5A वाला फॉर्म है OIDR वाले को, ऊपर एक्सक्लूजन में डाला, यहाँ पे उसको बोला OIDR वाले को कि उसको एक मंथली रिटर्न फाइल करना है 5A के अंदर, और उसकी लास्ट डेट है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, पूरा मंथ खत्म होने के बाद में 20 तारीख तक बोला है। उसके बाद में ISD वाला है, उसको GSTR 6 फर्निश करना है, मंथली रिटर्न है, और 13 तारीख लास्ट डेट है, मंथ खत्म होने के बाद में 13 तक उसको फर्निश करना है। फिर दो दोस्त है GSTR 7 और GSTR 8। 7 वाला है TDS वालों के लिए, पर्सन लायबल टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 58, और GSTR 8 है TCS वालों के, पर्सन लायबल टू कलेक्ट TCS अंडर सेक्शन 52। ये दो कैटेगरीज GSTR 7 और 8 ये दोनों मंथली रिटर्न्स है, और उनकी लास्ट डेट है 10th ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपको स्पेसिफिक लोग हैं जिनको ऊपर एक्सक्लूजन में डाल के यहाँ पे इनको अलग अलग रिटर्न्स बनाए, तो लोड आपको नहीं होगा जब आप अंडरस्टैंडिंग से जाओगे। अभी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली समझ में आ गया तुमको। अब आगे आ जाओ नीचे, ये है वो एनुअल रिटर्न। ठीक है, ये अलग चीज है। ऊपर जो थे वो पीरियोडिकल रिटर्न थे, फ्रीक्वेंटली उनकी 2 महीना 1 महीना क्वार्टरली ऐसे होती थी। ये है तुम्हारा एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न का पहला वाला जो पॉइंट है वो रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 8 स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग, वो सेक्शन 44 में आएगा, जब मैं बता दूंगा। उसका भी एक बहुत ब्यूटीफुल सा निमोनिक बना के रखा है, यहाँ पे डालता तुमको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वो मेरा टुवर्ड्स द एंड सेक्शन 44 जब आएगा उसके अंदर मैं ये 8 लोग बता दूंगा जिनको 9 GSTR 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जिनको फाइल करना है, जो रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना है, उनको GSTR 9 एनुअली फाइल करना, एनुअल रिटर्न है जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में 31 दिसंबर जो आती है उस 31 दिसंबर तक इनको फर्निश करना हो। सिमिलर लाइंस पे 9A है, जो पर्सन कॉम्पोजिशन डीलर वाला है उसको 9 नहीं भरना है, 9A भरना है। ये भी एनुअल रिटर्न है और इसकी भी डेट होती है 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। उसके बाद 9B है, ये एक स्टेटमेंट है, एनुअल स्टेटमेंट, एनुअली उनको एक एनुअल स्टेटमेंट भरना है ECO वालों को, जिनके ऊपर TCS कट करने की रिक्वायरमेंट आती है। ये स्टेटमेंट भी उनको 31 दिसंबर तक फर्निश करना है, साल खत्म होने के बाद में। देन यू हैव 9C, जो पर्सन की रजिस्टर्ड पर्सन की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की है, उस पर्सन को 9 के साथ में GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है उसके साथ में 9C भी भरना होगा। 9C इज सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक डेट नहीं है, इसको 9 के साथ में ही सबमिट किया जाता है। तो ये पूरे रिटर्न्स मेरे इस फॉर्म में है। अब दो जो है रिटर्न्स वो इसमें पोर्ट्रेट फॉर्म में, वो एक बार दिखा देता हूँ, फिर रिटर्न्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है GSTR 10, जो पर्सन GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है, खुद ही सरेंडर कर रहा है या फिर उसका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, उसको अपना GSTR 10 फर्निश करना है। ये फाइनल रिटर्न है, जाते जाते एक फाइनल रिटर्न भरना है। इसकी लास्ट डेट है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, उसको आप एडजस्ट कर लेना, नोट्स में आपको प्रॉपर मिलेगा देखने को। विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लेटर, ये आपको नोट्स में बराबर दिख जाएगा। उसके बाद में GSTR 11 है, ये जो UIN वाले होते हैं, जो UIN होल्डर होते हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं UIN लेना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, उनको बोला कि उनको डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज देनी है GSTR 11 के अंदर। इसकी कोई डेट नहीं होती, बस इनको अपने टाइम से ये फर्निश करके डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज दे देनी। यहाँ पे सारे रिटर्न्स खत्म हो गए। ठीक है, अब पूरा पहाड़ जो था तुम्हारे दिमाग में रिटर्न्स अलग अलग क्या है वो पूरा खत्म हो गया। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है वो तुम देखो, ये जो मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करना है, ये सारी चीजें जो मेरे को तुम्हारे साथ देखनी थी, अब मैंने टेबल बता दिया तुमको। अब कुछ कॉन्सेप्ट है जो GST रिटर्न से रिलेटेड है। सेक्शन 38 है जो नया इंसर्ट हुआ है, मतलब पूरी तरीके से अमेंडमेंट हुआ है। QRMP स्कीम के ऊपर थोड़ा सा टाइम जाएगा, एंड स्पेशल रिटर्न जो है 40, 44, 45, 46 वाले, वो सब कुछ अपन देखेंगे। GST प्रैक्टिशनर के ऊपर क्या क्या बातें हैं, और लास्ट में एक सेक्शन 150 से लेके 152 तक की कहानी, ये भी अगर हो सका तो इस वीडियो में ही इसको भी उड़ा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक करके हम लोग सारे। ठीक है, अब ये GSTR 1 ये रेगुलर रिटर्न्स और रेगुलर स्टेटमेंट वगैरह जो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो रिटर्न थे वो छोटी छोटी बातें, ठीक है, ज्यादा कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ पे नोट्स में रखी हुई है। GSTR 1 के बारे में कुछ बात थी। पहला वाला पॉइंट बोलता है टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द रेक्टिफिकेशन। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी GSTR रिटर्न फाइल किए हुए, अगर उसमें कुछ गलती हुई तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर में कभी भी कर सकते हो, या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में आपको ये डेट बताई जा रही है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है उस डेट तक आप ये कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 के अंदर A और B दिख रहा है आपको, ये दोनों में से अर्लियर डेट है। यहाँ पे आई है अमेंडमेंट, पहले लिखा हुआ था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द सितंबर मंथ का रिटर्न, वो हटा दिया है और वहां पे एग्जैक्ट डेट बता दी 30 नवंबर। ठीक है, आपको हर जगह यही दिख रहा होगा 30 नवंबर, इन्होंने नया डेट डाल दिया है। तो 30 नवंबर या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगी वो होती है लास्ट डेट फॉर मेकिंग द अमेंडमेंट्स इन GSTR 1 व्हिच वाज फाइल्ड अर्लियर। पॉइंट नंबर 2 के अंदर एक वापस एक अमेंडमेंट है, ये और बहुत बढ़िया वाली अमेंडमेंट है, बार ऑन फर्निशिंग GSTR 1। अगर आपको कोई भी टैक्स पीरियड के लिए GSTR 1 फाइल करना है, मंथ या क्वार्टर जो भी है, आपको देखना अगर पड़ेगा कि आपका कोई भी प्रीसीडिंग पीरियड का कोई भी GSTR 1 पेंडिंग तो नहीं है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग नहीं, जितना भी आपका पहले का कोई भी एक भी बाकी होगा तो भी आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। पहले सारे पेंडिंग जो भी आपके GSTR 1 जो भी बाकी है
वो कंप्लीट करो, वो फर्निश करो, उसी के बाद आपको करंट वाले पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल करने दिया जाएगा। ठीक है, तो जीएसटीआर 1 के पहले आपको देखना पड़ेगा कि पहले वाला जीएसटीआर 1 कोई पेंडिंग तो नहीं है, वो क्लियर करो तभी आपको मिलेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये बात तो पहले से थी कि अगर आपको 1 फाइल करना है तो पहले आपको 3 भी फाइल किया हुआ होना चाहिए। आपका प्रीसीडिंग कोई भी टैक्स पीरियड का 3 भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। 3 भी अगर आप क्लियर करोगे तभी आपको 1 फाइल करने को मिलेगा। अगर आप मंथली वाले हो तो पहले 3 भी अपना सारे क्लियर करो तभी आपको करंट टैक्स पीरियड का 1 फाइल करने मिलेगा। और अगर क्यूआरएमपी में हो तो 3 भी फाइल नहीं किया, 3 भी पेंडिंग रखा है तो आपको 1 और आईएफएफ का बेनिफिट भी नहीं दिया जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से 1 और आईएफएफ भी आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा क्यूआरएमपी में। तो पहले 3 भी क्लियर करो फिर 1 और आईएफएफ मिलेगा। अब और रिस्ट्रिक्ट कर दिया, 1 अगर आपको फाइल करना है तो आपको पहले अपना 1 भी क्लियर होना चाहिए और 3 भी क्लियर होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स आप साथ में रीड करोगे आपको पता चल जाएगा। ये पूरी बातें थी। अब पॉइंट नंबर 9 में नील जीएसटीआर 1, अगर आपका किसी भी टैक्स पीरियड में जीएसटीआर में 1 में कोई भी एंट्री नहीं है तो आपको वो नील फाइल कर देना है। ठीक है, वो रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न नहीं आएगा, वो स्टेटमेंट आएगा, नील स्टेटमेंट आपके नोट्स में वो प्रॉपर आ जाएगा। तो जीएसटीआर 1 में कोई भी एंट्री नहीं है, उसको नील स्टेटमेंट आपको फाइल करना है, लेकिन फाइल करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मैंडेटरी है। आगे बात करते हैं जीएसटीआर 2A 4A 6A। अब ये 4A जो ए वाले हैं 2A 4A 6A ये इनवर्ट सप्लाईज के स्टेटमेंट है, ये जनरेट हो जाते हैं। जो भी पर्सन हमारे सप्लायर है वो अपने रिटर्न वगैरह फर्निश करते हैं, डिटेल्स फर्निश करते हैं, तो वो चीजें वो अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करते हैं तो वो हमारे 2A के अंदर आ जाता है। तो ये सारी चीजें उस हिसाब से, अगर सामने वाले ने अपना 1 फाइल किया है, आईएफएफ फाइल किया, या फिर वो एनआरटीपी है तो उसने अपना 5 फाइल किया, या फिर वो आईएसडी वाला है तो उसने अपना 6 फाइल किया, ये सारे लोग जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे ये हमारे 2A में आ जाएगा। और अगर हम कॉम्पोजिशन डीलर है तो हमारे 4A में आ जाएगा। और अगर हम ये वाले हैं आईएसडी वाले तो हमारे 6A के अंदर आ जाएगा। तो 2A 4A 6A हमारे अंदर आ जाता है। जो भी हमारे हैं वो 4A 6A अकॉर्डिंगली आ जाएगा। अगर इंपोर्ट किया हुआ और इंपोर्ट के टाइम पे कुछ अपनी जीएसटी पे किया तो वो भी हमको हमारे 2A 4A 6A के अंदर दिख जाएगा। ये पूरी बात है हमारी इनवर्ट सप्लाईज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आपने समझ लिया। ठीक है, इसको पढ़ने की रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें रटने वाली नहीं है। इसको टेक्निकली समझ के पेपर में आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कुछ आ गया तो लिख सकते हो, मोस्टली तो आता नहीं है, बट टेक्निकली समझ लो, कोई रट के नहीं जाना ये वाले पॉइंट को। ठीक है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में जहाँ पे 2B की डिस्कशन हुई है। अब यहाँ पे 2B की आपको प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत अच्छी होगी, लेकिन थियरी में देखोगे तो इतना बड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, मैं क्या मेरे को लिखना ही पड़ेगा, नोट्स है मेरे तो तुमको ये चीज रट के नहीं जानी है, टेक्निकली समझ लो, वहां पे लिखोगे। 2B के अंदर क्या क्या है? 2B के अंदर पहले जो वर्ड्स थे वो ऑटो ड्राफ्टेड थे, वही वर्ड को इन्होंने ऑटो जनरेट कर दिया। ठीक है, तो 2B इज एन ऑटो जनरेटेड सिस्टम। सिस्टम उसको जनरेट करके देता है और सिस्टम ड्राफ्ट नहीं करता, वो जनरेट हो जाता है। सामने वाला 1 फाइल करता है, जो भी फाइल करता है आईएफएफ वो ये जनरेट कर देता है 2B को। तो ये उन्होंने बस वर्ड्स चेंज किए हुए। अब 2B के अंदर क्या क्या चीजें आती है? 2B के अंदर अगर आप क्यूआरएमपी में नहीं हो, नॉर्मल वाले हो, आपके सामने वाले ने जो भी आपकी फाइल करी होगी वो आपके इसमें आ जाएगी। ठीक है, सामने वाले ने 1 फाइल किया, सामने वाला अपना 1 फाइल करेगा, वो आपके 2B में आ जाएगी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि उसके बाद में जो सामने वाला अपना 5 फाइल करेगा, सामने वाला अपना 6 फाइल करेगा, वो भी हमारे 2B में आ जाएगा। सामने वाला अगर क्यूआरएमपी वाला है तो वो अपना आईएफएफ भी फाइल कर सकता है, वो अपना जीएसटीआर 1 भी फाइल करेगा। तो ये दोनों चीजें जो भी वो फाइल करेगा, आईएफएफ में फाइल करेगा या 1 में फाइल करेगा, वो हमारे 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आईएफएफ इन्होंने बताया कि कौन से फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, थर्ड मंथ ऑफ द क्वार्टर। तो आईएफएफ तो पहले वाले मंथ के क्वार्टर के पहले वाले 2 मंथ में वो लोग आईएफएफ फाइल करते हैं, थर्ड वाले में तो जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं। तो कट ऑफ डेट्स के हिसाब से होता है। अगर आपको पता होगा जीएसटीआर 2B के अंदर जो भी एंट्री होती है वो कट ऑफ डेट्स के हिसाब से होती है। सामने वाले ने अपना आईएफएफ 1 जो है वो प्रॉपरली 13 तारीख या 11 तारीख तक उसने फर्निश कर दिया था, तो अगर प्रॉपरली बाय ड्यू डेट बाय कट ऑफ डेट वो फर्निश कर देगा तो मेरे उसी मंथ के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर वो लेट डालेगा तो मेरे इस मंथ के 2B में नहीं आएगा, मेरे नेक्स्ट मंथ के 2B में आएगा। तो कट ऑफ डेट्स के हिसाब से प्रॉपरली अगर सामने वाला फर्निश करता है अपना 5, 6 या फिर 1 या फिर आईएफएफ, तो प्रॉपरली मेरे 2B में उसी टाइम पे वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी मंथ में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है अगर उसने टाइम से फर्निश किया तो। ठीक है, लास्ट डेट होती है 14 तारीख को मेरा 2B बन जाता है, तो 13 तारीख तक अगर वो कट ऑफ डेट के हिसाब से सब फर्निश करता है अपना 1 आईएफएफ वगैरह, तो प्रॉपरली उसी मंथ के 2B में आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स उसी पे बात करती है। अब पॉइंट नंबर, ठीक है, ये वाला अगर आपने इंपोर्ट कुछ किया हुआ है वो भी आपके 2B में आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द लास्ट डेट? मतलब 2B कब जनरेट होता है? 2B 14th को जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि 13 तारीख होती है जीएसटीआर क्वार्टरली फाइल करने की, तो जब भी कोई पर्सन अपना क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तभी तो हमारे 2B में आएगा। और मंथली कोई पर्सन आईएफएफ फाइल करता है, आईएफएफ की भी लास्ट डेट होती है 13th, तो जब पर्सन अपना 1 या आईएफएफ फर्निश करेगा तभी तो 2B उसके दूसरे दिन पे जनरेट होगा। इसलिए 2B की जनरेशन वाली डेट होती है 14th, 14 तारीख को 2B जनरेट होता है, क्योंकि लास्ट डेट की आईएफएफ की 13 तारीख तक, या फिर जीएसटीआर 1 कोई क्वार्टरली फाइल कर रहा है तो वो भी 13 तारीख तक होता है, तो इसीलिए 14 तारीख को 2B जनरेट होता है। ये पूरी बातें उसी पे लिखी हुई है, ये आपको रीड करोगे ऐसे ही समझ में आ जाएगा।
अब नील रिटर्न की बात करते हैं। नील रिटर्न 3B के बारे में बोला गया कि अगर 3B आपको फाइल करना है तो 3B तो मैंडेटरी है, 3B तो आप छोड़ ही नहीं सकते, यही तो रिटर्न है सबसे इंपॉर्टेंट। तो 3B आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपके पोस्ट टैक्स पीरियड में कोई भी एंट्री नहीं है तो आप 3B को नील फाइल कर दो, उसके अंदर कोई भी एंट्री मत डालो, लेकिन जीरो रिटर्न तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा, नील रिटर्न। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 3B आपको फाइल करना मैंडेटरी है, भले नील फाइल करो लेकिन करो। एसएमएस फैसिलिटी दी है, 3 तरीके के आपको रिटर्न स्टेटमेंट्स या जो भी है जीएसटीआर उनके लिए दिया है। जीएसटीआर 1 अगर आपको नील रिटर्न फाइल करना है, जीएसटीआर 3B आपको नील रिटर्न फाइल करना है, या फिर जीएसटी सीएमपी 08 आपको डिटेल्स वाले जो होती है ये नील फाइल करना है। तो ये तीनों चीजें आपको नील फाइल करनी है, तीनों में से कोई भी एक नील फाइल करना है तो आप एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। अगर अमाउंट वाला है तो आपको प्रॉपरली वो जाके ऑनलाइन जो भी है फर्निश करना पड़ेगा, लेकिन अगर नील फाइल करना है 1 या फिर 3B या फिर सीएमपी 08 ये आप अपने एसएमएस के थ्रू भी कर सकते हो। उसके बाद मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नील रिटर्न या फिर नील स्टेटमेंट या फिर नील डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। नील रिटर्न या नील स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उस फॉर्म के अंदर देयर इज नो एंट्री इन ऑल द टेबल्स, कोई भी वैल्यू है, सारी वैल्यू जीरो है और वहां पे कोई भी एंट्री नहीं है, देयर आर नील एंट्रीज इन ऑल द टेबल्स, तो वो हो जाता है नील रिटर्न। ये पूरी मीनिंग भी हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइनिंग द रिटर्न। देखो रिटर्न जब तक आप साइनिंग नहीं कर पाओगे वो रिटर्न वैलिड नहीं, तो आपका रिटर्न देखो आप तो फाइल ही नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपने चलो जैसे तैसे कर भी दिया तो अगर साइनिंग नहीं किया होगा तो आपका रिटर्न वैलिड ही नहीं होगा। तो साइनिंग करना पड़ेगा। अब साइनिंग करने के आपको रिटर्न तो इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करते हैं, मैन्युअली तो होता नहीं है। साइनिंग करने के आपको ऑनलाइन अगर इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो तो 3 तरीके के इन्होंने बताया है। पहला है डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। पहले वहां पे था कि मैंडेटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड एलएलपीज, अब वो कट कर दिया। अब सबके पास ऑप्शन है या तो डीएससी से करो या फिर ई साइन, मतलब आधार ओटीपी, आधार बेस्ड जो भी है ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा, आधार नंबर वाले पे मोबाइल नंबर पे आएगा, या फिर ईवीसी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आता है, वो डाल दोगे तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा, साइन हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, ये ईवीसी हम लोग यूजुअली करते हैं ऑफिस में, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये पूरी बात हमने देखी साइनिंग ऑफ रिटर्न से लेकर के अब लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो रिटर्न का, ये एक बड़ा मजेदार पॉइंट है। ये रिटर्न के लिए बोला गया। अभी मैंने आपको पहले जो बताया था बार ऑन फाइलिंग जीएसटीआर 1 आपको फाइल करने नहीं दिया जाएगा जब आपने पहले वाला 1 नहीं फाइल किया या पहले वाला 3B नहीं फाइल किया। लेकिन अब 3B की बात कर रहे हैं कि 3B आपको रोक देंगे जब आपने पहले अपना 3B नहीं फाइल किया हुआ है या फिर पहले आपने 1 नहीं फाइल किया है। ये 1 नहीं फाइल किया हुआ, इन्होंने अमेंडमेंट डाली है, ग्रीन बॉक्स में तुमको लिख रहा होगा। देखो ये रिटर्न्स के लिए, तो रिटर्न सिर्फ 3B नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी तो है, वो जीएसटीआर 4, 5, 6 तो उनका भी तो रिटर्न है। तो ये मैंने वहां पे इसलिए ब्रैकेट में 3B लिखा नहीं, मैंने हाथ से लिखा हुआ है, मैं वहां पे लिख नहीं सकता हूँ उसके अंदर। तो कोई भी पर्सन को रिटर्न फाइल करना है, जीएसटीआर 4 वाले को फाइल करना है, उसको इंश्योर करना होगा पहले वाला 4 फाइल किया हुआ है। 5 वाले को फाइल करना तो देखना होगा पहले वाले पीरियड का 5 फाइल किया हुआ है, ऐसे करके। लेकिन 3B वाले के लिए मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि 3B वाले को बोला कि 3B फाइल करने के लिए पहले वाला 3B देखो, पहले वाला रिटर्न मतलब पहले वाला 3B आपका फाइल किया हुआ होना चाहिए, क्लियर है तो आप 3B फाइल कर पाओगे। और अभी एक पॉइंट ऐड करके बोला कि आपको 1 भी फाइल करना चाहिए, तो 1 तो उसी को फाइल करना होता है जिसको 3B लगता है। तो 3B के लिए पहले 3B भी फाइल होना चाहिए, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का क्लियर होना चाहिए और प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का 1 भी क्लियर होना चाहिए। ये इस बार की अमेंडमेंट है कि भाई 3B आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आपने प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का 1 और 3B दोनों फाइल करके रखा हुआ है, ऑल क्लियर है टिल डेट, तभी आपको 3B फाइल करने का बेनिफिट दिया जाएगा। ये बार ऑन फाइलिंग रिटर्न था या फिर स्टेटमेंट जो भी है, ये आपको यहाँ पे दिख गया। ये लास्ट था अपना। इसके बाद में सेक्शन 38 है, ये आया है, नया ड्राफ्ट हुआ है। इसको मैं आपको एकदम बढ़िया से पूरा नया ड्राफ्ट किया। इसको मैंने आईटीसी चैप्टर में बताया था सिमिलर लाइंस पे, ये थोड़ा सा मैं वापस से आपको यहाँ पे वापस से बता देता हूँ। सेक्शन 38 भी 2 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा। अब वो क्लिप ऐड कर दूंगा उसमें, सेक्शन 38 बता देता हूँ, फिर आगे जाके ठीक है। अब भाई 4th वाली कंडीशन इस बार ऐड हुई है, ये नई अमेंडमेंट है 16(2) में क्लॉज BA करके इंसर्ट हुआ है तुम्हारे मई 23 के लिए अमेंडमेंट है। इसमें क्या बोला गया, बोला जो भी रेसिपिएंट है वो आईटीसी ले पाएगा ओनली इफ दैट आईटीसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एज पर जीएसटीआर 2B which is communicated to him under section 38। सेक्शन 38 के अंदर ही जीएसटीआर 2B के बारे में लिखा हुआ है। और जीएसटीआर 2B में अगर कोई अमाउंट रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो वो वाला आईटीसी ले सकते हैं। इसका मतलब ये कि जीएसटीआर 2B के अंदर अब 2 कॉलम होंगे, एक होगा एलिजिबल आईटीसी और दूसरा होगा इनएलिजिबल आईटीसी। इसके लिए मैं तुमको एक बहुत बेहतरीन डायग्राम से वो चीजें सिखाने वाला हूं। एक बार मैं वो क्लिप ऐड करता हूं जहां पे मैं ये पूरा BA वाला तुमको अमेंडमेंट फटाफट से 2-5 मिनट के अंदर बता देता हूं, ठीक है। वो क्लिप एक बार देखो, ठीक है। ये है सेक्शन 16(2)BA वाला जो अमेंडमेंट मेरे को तुमको दिखाना था एक डायग्राम से। अब एक बात समझो, ये जो रेसिपिएंट है ब्लू कलर का आदमी, इसके पास इसके सामने इसका जीएसटीआर 2B है, लेकिन ये 2B के अंदर यहाँ पे तुमको 2 कॉलम दिख रहे हैं, एक है एलिजिबल आईटीसी वाला कॉलम और दूसरा कॉलम है इन एलिजिबल वाला आईटीसी का कॉलम।
एक बात समझ लो, 16(2)(b)(a) बोलता है कि जो इन एलिजिबल आईटीसी वाले कॉलम में जो भी अमाउंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है एज पर सेक्शन 16(2)(b)(a। इन्होंने बोला ये वाला आईटीसी नहीं ले सकते जो 2b में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। 2b में कौन सा रिस्ट्रिक्ट किया है? जो इन एलिजिबल वाले साइड पे लिखा हुआ है वो 2b में रिस्ट्रिक्टेड है, तो 16(2)(b) ने बोला ये वाला आईटीसी आप नहीं ले सकते। लेकिन उसके बाजू वाला जो एलिजिबल आईटीसी ले सकते हैं, वहां पे 2-3 सप्लायर हैं, उन्होंने जो भी अपना 1 या आईएफएफ फाइल किया होगा उनकी डिटेल्स यहाँ पे एलिजिबल वाले साइड पे आ गई। मैंने एग्जांपल के लिए अज्यूम किया 1,50,000 का आईटीसी इतना अवेल कर सकते हैं। लेकिन सप्लायर नंबर 4 है, वो एक गड़बड़ नंबर का सप्लायर है। वो वाले सप्लायर ने जब भी अपना जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल किया वो रेसिपेंट के इनएलिजिबल वाले कॉलम में आ गया एंड ऐसा वाला आईटीसी नहीं ले सकते। 16(2)(b) ने क्लियरली बोला। तो 2b में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब इनएलिजिबल वाले कॉलम में आएगा वो आईटीसी नहीं ले सकते। अब एक बात समझो कि 2b में कोई भी अमाउंट इनएलिजिबल वाले कॉलम में क्यों जाएगा और कब जाएगा, इसको गवर्न करने वाला सेक्शन 38 है। क्योंकि रिटर्न्स का जो चैप्टर है मैं बताऊंगा सेक्शन 38 वहां पे आता है और सेक्शन 38 ने के हिसाब से बनता है जीएसटीआर 2b। अब ये क्यों आता है और क्या आता है मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। 38 के अंदर भी अमेंडमेंट है, सेक्शन 38 के अंदर भी, तो उसलिए उन्होंने यहाँ पे एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है क्योंकि सेक्शन 38 का इंपैक्ट यहाँ पे देना था। उस क्लॉज बी उसके लिए इंसर्ट किया है टू गिव इफेक्ट टू सेक्शन 38। एक बार के लिए समझो, मैं वापस आपको जब मैं रिटर्न चैप्टर कराऊंगा मैं सेक्शन 38 और भी अच्छे से कराऊंगा। ये मैं बस एक रफ आइडिया दे रहा हूं तुमको सेक्शन 38 क्या बोलना चाह रहा है। सेक्शन 38 बोलता है कि ये जो ब्लू कलर का रेसिपिएंट है इसके जीएसटीआर 2b में कोई भी अमाउंट इन एलिजिबल साइड पे कब और कैसे आता है। फॉर एग्जांपल मान लो इसके 4 सप्लायर है, वो चारों सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ फाइल किया है। देखो जीएसटीआर 1 या आईएफएफ चारों का क्लीन है, व्हाइट कलर का है। जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सप्लायर में प्रॉब्लम है। सप्लायर में प्रॉब्लम है। 3 सप्लायर है बराबर है ऑरेंज कलर के, उन्होंने जब भी अपना 1 या आईएफएफ फाइल किया और उसमें जो इसका इनवॉइस डाला वो इसके जीएसटीआर 2b में आया एलिजिबल साइड में। लेकिन जो सप्लायर नंबर 4 है वो एक गड़बड़ नंबर का आदमी है, वो आदमी गड़बड़ है। तो ऐसे सप्लायर ने भले ही जीएसटीआर 1 या आईएफएफ बराबर बना के उसने सबमिट कर दिया, लेकिन 1 या आईएफएफ में प्रॉब्लम नहीं है, सप्लायर नंबर 4 में प्रॉब्लम है। उसने जब भी, वो आदमी गड़बड़ है, उसने जब भी 1 या आईएफएफ फाइल किया रेसिपिएंट के इनएलिजिबल वाले साइड पे वो अमाउंट चला गया। सेक्शन 38 ऐसे वाले सप्लायर्स के बारे में बताता है कि ऐसा कोई भी सप्लायर जो एक गड़बड़ का काम कर रहा है, ऐसे वाले गड़बड़ वाले सप्लायर जब भी अपना 1 या आईएफएफ फाइल करेंगे तो वो अमाउंट चला जाएगा इन एलिजिबल साइड पे। अब मेरा पूरा डिस्कशन होगा तुम्हारा ग्रीन वाले आदमी से रिलेटेड, सप्लाई नंबर 4 से रिलेटेड। अब देखो सेक्शन 38 फाइनल में बस ये एक ही है, इसके बाद नहीं कंटिन्यू कर रहा हूं। सेक्शन 38 में बोला कि ये जो ग्रीन कलर का सप्लायर है ये आदमी ग्रीन कब हो जाता है, जब भी ये पर्सन ने सेक्शन 38(2)(b) के अंदर वहां पे 6 उन्होंने कैटेगरीज बताई है, 6 तरीके के सप्लायर हैं, 6 कंडीशन है, जो भी आप समझो, बट वहां पे 6 चीज बात बोली गई है सेक्शन 38(2)(b) के अंदर। और वो 6 के अंदर कभी भी कोई सप्लायर अगर उसमें वो फॉल कर जाएगा, उस 6 में से कोई भी एक केस में कोई सप्लायर फॉल कर जाएगा तो ऐसा सप्लायर गड़बड़ वाला सप्लायर माना जाता है। और ऐसे गड़बड़ सप्लायर जब भी अपना 1 फाइल करते हैं तो वो 2b के इनएलिजिबल साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर इनएलिजिबल साइड पे आ गया तो 16(2)(b) के अंदर डाल के बोला कि अब आपको रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। रेसिपिएंट को बता दिया कि अगर आपने ऐसे ग्रीन वाले लोग, जितने भी इंडस्ट्री में ग्रीन वाले लोग हैं, अगर आपने ऐसे लोगों के साथ में ट्रांजेक्शन किया तो आप, उन लोगों ने जब भी आपको इनवॉइस डालेंगे 1 या आईएफएफ में, वो आपके 2b में आएगा तो सही, लेकिन इलिजिबल पे आएगा, आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। अब फ्यूचर में जाके कोई भी ब्लू कलर का रेसिपिएंट, मतलब कोई भी अच्छा इंसान इनके साथ में ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहेगा। इट इज अ काइंड ऑफ ब्लैकलिस्ट बना रहे वो लोग, जहां पे वो बोल रहे कि ऐसे तरीके के लोग जो भी हैं ये जब भी अपना 1 या आईएफएफ फाइल करेंगे रेसिपिएंट को इनएलिजिबल में मिलेगा, रेसिपिएंट इनके साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं करेगा। गवर्नमेंट इनको सुधारना चाहता है, ये सप्लायर 4 टाइप के जो लोग हैं, ठीक है। जो भी चीजें हैं 38(2)(b) में मैं वहां पे तुमको 38 में करा दूंगा, वो अभी भी ड्राफ्ट नहीं हुआ है। 38(2)(b) उन्होंने लिखा तो है लेकिन अभी भी एज में भी प्रिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। तो काफी सारी चीजें जो अभी आने वाली है, डेवलपमेंट स्टेज पे है, मैं क्लियर डेफिनेट मैं या कोई भी प्रोफेसर आपको नहीं बता पाएगा, बट ये जो मैंने क्रक्स बता दिया कि सेक्शन 38 को इन्होंने वहां पे लिंक कैसे किया कि अगर गंदे वाले सप्लायर के साथ ट्रांजेक्शन करोगे तो 2 इनएलिजिबल में आ जाएगा, और इनएलिजिबल में आ जाएगा तो ऐसे ब्लू वाले सप्लायर्स को, ब्लू वाले रेसिपिएंट्स को कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा और फिर वो लोग इनके साथ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी डिस्कशन सेक्शन 38 में कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये है वो 6 वाली जो गड़बड़ मैंने आपको बताई थी। कोई भी पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर ये गड़बड़ करेगा और उसके बाद वो अपना 1 या आईएफएफ फाइल करेगा
तो ऐसे वाले गड़बड़ वाले इंसान जब अपना 1 या IFA फाइल करते हैं तो रेसिपेंट के 2B के वो इन एलिजिबल साइड पे चला जाएगा। ये काम करना या फिर ये केसेस में से कहीं पे भी एक केस में अगर कोई पर्सन फंस जाएगा तो वो आदमी हरा बन जाएगा, मेरे डायग्राम के हिसाब से वो ग्रीन कलर का हो जाएगा और वो गड़बड़ हो जाएगा, और 1 और 4 जब भी 1 और IFA फाइल करेगा वो 2B के इनएलिजिबल साइड पे चला जाएगा। ये 6 गड़बड़ है। अब स्टार्ट करने के पहले बता दूं ये एक इनकम्प्लीट सेक्शन है, ये प्रॉपरली अब तक फ्रेम नहीं हुआ है, इन्होंने बस प्रोविजन बना दिया है बट उसको कंप्लीट नहीं किया। एज में भी प्रिस्क्राइब, एज में भी प्रिस्क्राइब, तो काफी सारी चीजें आधी अधूरी है, वो अभी तक कंप्लीट पिक्चर में नहीं है। तो जहां पे मैंने ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ वो एज में भी प्रिस्क्राइब करो, आपको काम का नहीं है। रूल्स आएंगे उसके रिस्पेक्ट में या नोटिफिकेशन जब आएंगे तब वो जिंदा माना जाएगा, अभी तो वो पैदा भी नहीं हुआ, ऐसा ही सब। जो आपको अगर समझ के भी जाना है, देख के जाना है, नहीं मेरे को तो देखना इतना बड़ा है, मैं तो देख के जाऊंगा, तो रेड वाले जो मैंने बॉक्सेस मार्क करके रखे वो रेड वाले बॉक्सेस में पढ़ भी देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ, वो देख के जाना चाहिए तो उतना ही देख के जाना। ये वो गड़बड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 पहली वाली गड़बड़ है। ऐसा कोई रजिस्टर्ड पर्सन उसने अपना 1 या IFA फाइल किया विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग द रजिस्ट्रेशन एज मे बी, तो नया नया रजिस्ट्रेशन लिया है और विद इन XYZ पीरियड, इतने पीरियड तक जब भी वो अपना 1 या IFA फाइल करेगा वो रेसिपिएंट के 2B के इनएलिजिबल साइड पे ही जाएगा। कितने पीरियड तक उसको ये माना जाएगा ब्लैक लिस्टेड, वो पीरियड अब तक नहीं बताया है, वो जब बताएंगे तो बताएंगे। अभी न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन को ये लोग एक तरीके से मानते हैं कि न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन जब भी 1 या IFA फाइल करेगा 2B के इनएलिजिबल साइड पे जाएगा। दूसरा वाला, कोई पर्सन ने टैक्स पे करने में डिफॉल्ट किया है, who has defaulted in payment of tax and such period, such default has continued for such period as may be prescribed। तो कितने पीरियड तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू किया है तब हम लोग गड़बड़ मानेंगे, वो पीरियड बताया नहीं कि भाई डिफॉल्ट किया है, कितने पीरियड तक किया है वो हम लोग बाद में बता देंगे, इतने इतने पीरियड तक किया है तो फिर वो गड़बड़ इंसान माना जाए। उसके बाद में आउटपुट टैक्स पेएबल, आपने अपनी आउटपुट सप्लाई जो दिखाई उसके हिसाब से जो पेएबल आपका अमाउंट था वो बहुत ज्यादा था, लेकिन आपने पेड जो किया वो बहुत कम किया, तो इतना डिफरेंस हो जाएगा, आपका पेएबल इतना था, पेड इतना था, अगर इतना डिफरेंस है तो हम उसको गड़बड़ मान लेंगे। कितना डिफरेंस है, सच अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब, सच पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब, तो वो सारी चीजें उन्होंने अब तक क्लेरिफाई नहीं करी है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में ITC ले लिया लेकिन औकात के बाहर तक, जितनी ITC नहीं थी उससे ज्यादा का आपने ITC ले लिया, कितना एक्सेस लिया है, तो कितने पीरियड के लिए आप लेके बैठे हो, सच पीरियड एज में भी प्रिस्क्राइब, वो चीजें अब तक इनकम्प्लीट है। पॉइंट नंबर 5 में, who has defaulted in discharging his liability as per section 49(12) and such conditions and restrictions as may be prescribed। तो 49(12) के हिसाब से अपने अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्लाई करके, उसने कंप्लाई करके आपने नहीं पे करी और कुछ कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस आपने नहीं कंप्लाई करी, वो कौन सी कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस है वो अभी तक पता ही नहीं है, वो बता। उसके बाद में सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज में भी प्रिस्क्राइब, कौन से पर्सन है अब तक प्रिस्क्राइब नहीं किया, तो ये एक तरीके से इनकम्प्लीट है, ठीक है, बताना था बता दिया। मूव करते हैं बाकी चीजों पे, अब जाके देखते हैं QRMP स्कीम, ठीक है। बात करते हैं QRMP स्कीम की। इस QRMP स्कीम के अंदर 7 पॉइंट्स है, 7 मेजर हेड्स है, उनके अंदर छोटा छोटा मसाला है, लेकिन मेजर हेड से आपको चीजें एग्जाम में लेके जाने के लिए याद रह पाएंगी, ठीक है। पहला मेजर हेड है एलिजिबिलिटी फॉर द स्कीम, कौन पर्सन है, कौन एलिजिबल होता है QRMP स्कीम के लिए। पॉइंट नंबर 1 बोलता है कोई भी पर्सन एलिजिबल होने के लिए 2 बातें हैं, पहले तो ही इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर फॉर्म GSTR 3B, जिसके ऊपर 3B फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, प्लस अगर उसने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर उसका अप टू 5 करोड़ है तो वो QRMP के लिए एलिजिबल होता है, वो इस फाइनेंशियल ईयर में QRMP ले सकता है। दूसरी बात, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना है, जो भी डिटेल्स आपने अपने कॉमन पोर्टल पे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में रिटर्न फाइल्स करते हो जो भी डिटेल्स दी होंगी वो डिटेल्स का पूरा डेटा का पूरा टोटल लिया जाएगा और उसके बेसिस पे ही आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखा जाएगा। अप टू 5 करोड़ है तो एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी, 3B फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी हो जाएगी, 5 करोड़ है, काम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बोलता है इनएलिजिबल, अगर कोई पर्सन का करंट फाइनेंशियल ईयर में उसने QRMP स्कीम लेके रखी हुई है एंड मिडिल ऑफ द क्वार्टर में, मतलब QRMP स्कीम लेने के बाद मिडिल ऑफ द क्वार्टर में अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड हो जाएगा तो वो QRMP स्कीम से बाहर हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब अगर मैं जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करूं, इस वाले क्वार्टर के अंदर मैंने QRMP स्कीम लेके रखी है तो आगे वाला क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस वाले क्वार्टर से मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो QRMP में ही रहूंगा, भले ही उस क्वार्टर में मेरा 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर चला गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर में GSTR मेरे को क्वार्टरली 1 और 3B मेरे को क्वार्टरली ही फाइल करने होंगे, आगे से मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। दूसरा वाला पॉइंट है एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम। अगर आपको QRMP स्कीम लेनी है तो आपको वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा और ऑप्ट इन करने का, मतलब ऑप्ट करने का आपका एक ऑप्ट इन वाला विंडो पीरियड होता है, उस विंडो पीरियड के अंदर आपको ऑप्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर अब मेरा पूरा एग्जांपल इस QRMP में जुलाई, अगस्त, सितंबर ये वाले क्वार्टर पे ही होगा, अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर इस वाले क्वार्टर के लिए आपको कॉम्पोजिशन स्कीम QRMP स्कीम लेनी है तो आपकी ऑप्ट इन पीरियड हो जाती है फर्स्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ
first day of the second month of the preceding quarter till the last day of the first month of the current quarter, ये हो जाता है आपका विंडो पीरियड। ये होता है लीगल वर्ड, इसको ऐसे पढ़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आप इस तरीके से देख लो, शायद आपको ये बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। अप्रैल मई जून में मैं मंथली फाइल करता था, अप्रैल मंथली, मई मंथली, जून मंथली, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर में मुझे ऑप्ट इन करना है, मुझे क्यूआरएमपी स्कीम चाहिए, तो मेरा ऑप्ट इन पीरियड क्या होगा, किस पीरियड, कौन सा विंडो पीरियड होगा। अब देखो ये विंडो पीरियड ये आ जाएगा आपको क्लियरली पूरा दिमाग के अंदर, आपको सारी ऑरेंज जो हाईलाइटेड दिख रही है वो हो जाता है। अब आपको जुलाई अगस्त सितंबर ये वाले क्वार्टर के लिए चाहिए, तो आपका ऑप्ट इन पीरियड देखो, ऑप्ट इन पीरियड हो जाता है 1 मई से लेकर के 31 जुलाई। लीगल वर्ड्स में बोलूं तो फर्स्ट डे ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर, ये हो जाता है आपका ऑप्ट इन पीरियड। इसको एकदम दिमाग में छपा के रखो। अगर मेरे एग्जांपल के हिसाब से बताओ, जुलाई अगस्त सितंबर के लिए आपको 1 मई से लेकर के 31 जुलाई ये पीरियड के अंदर आपको अपना ऑप्ट इन करना पड़ेगा, आपको स्कीम के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा। ये तो बात हो गई। इसका जो सब पॉइंट नंबर 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब पॉइंट नंबर 2 वन ऑप्ट इन के अंदर जो छोटा वाला पॉइंट नंबर 2 है, वो बोलता है अगर जिस दिन पे आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो क्यूआरएमपी का, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन देयर शुड बी नो पेंडिंग रिटर्न्स। जितने भी आपके रिटर्न्स हैं पहले वाले, वो सारे आपके जितने भी ड्यू हो गए थे रिटर्न, वो सारे अपने फाइल कर दिए थे। देयर आर नो पेंडिंग रिटर्न्स ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। वो एग्जाम्पल उसी को लेकर के आप एग्जाम्पल पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की अगर बात करें, अगर कोई न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है या फिर कोई कॉम्पोजिशन स्कीम से अभी अंदर आ रहा है, तो वो कैसे एक्सरसाइज करेगा, वो कौन सा विंडो पीरियड अप्रोच करेगा। तो देखो उसको तो वो तो जिस भी दिन पे स्विच करेगा, मान लो जो पर्सन रजिस्ट्रेशन में आया वो 13 मई को आया, या फिर जो पर्सन स्विच करके पहले कॉम्पोजिशन में था अब रेगुलर में आया 13 मई को आया, तो वो जिस भी दिन पे आता है और जिस भी दिन पे एक्सरसाइज करता है, वो देखेंगे विंडो पीरियड के हिसाब से जो हमने अभी देखा 1 मई से लेकर के 31 जुलाई, इसके बीच में आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर का क्यूआरएमपी मिलेगा। अब मैंने आपको बताया 13 मई को आया, वो 13 मई को आया, तो उसको जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर का क्यूआरएमपी मिल जाएगा। दैट मीन्स 13 मई को आते ही मई वाला जो रिटर्न है वो उसको मंथली फाइल करना पड़ेगा, जून वाला रिटर्न भी उसको मंथली फाइल करना पड़ेगा, जो पर्सन न्यूली रजिस्ट्रेशन में आया या फिर कॉम्पोजिशन में स्विच करके अब नॉर्मल में आया। फिर जुलाई वाले क्वार्टर जो है वहां से वो क्यूआरएमपी के अंदर एंटर कर जाएगा, वहां से उसको 1 और 3 भी क्वार्टरली फाइल करना, लेकिन मई और जून तो उसको मंथली फाइल करना पड़ेगा। अगर ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ऐसे बताऊं कि अप्रैल 13 अप्रैल को वो अंदर आया था, उसने नया रजिस्ट्रेशन लिया था, या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम से वो रेगुलर में आ गया, 10-12 दिन में कॉम्पोजिशन स्कीम में था, वो वापस अब रेगुलर में आ गया 13 तारीख को। अब क्या होगा, अगर वो आते ही ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो ये वाले के लिए अगर वो 13 अप्रैल को कर डालता है, तो वो अप्रैल मई जून इस वाले पीरियड के लिए वो क्वालिफाई हो जाता है क्यूआरएमपी के लिए, वो क्यूआरएमपी ले सकता है। इनफैक्ट 30 अप्रैल इज द लास्ट डेट, 30 अप्रैल जो है उसको लास्ट में कम्युनिकेट करके बताना होगा, ताकि वो अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के लिए अपनी क्यूआरएमपी स्कीम अवेल कर सके। उसके बाद चला जाएगा तो वो जुलाई अगस्त सितंबर वाले क्वार्टर में चला जाएगा। ठीक है, तो विंडो पीरियड वही रहेगा जो हमने पढ़ा। अब आगे बात करते हैं, नो नीड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर एवरी क्वार्टर। अगर आपने एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, अब आपको बार बार क्यूआरएमपी का ऑप्शन एक्सरसाइज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक बार आपने कर लिया एक्सरसाइज, फिर वो हर क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड होता है। आप क्यूआरएमपी में ही रहते हो, आपको बार बार इंटीमेशन देने की या ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। बट देयर आर 2 केसेस जहां पे आप क्यूआरएमपी से बाहर आ जाओगे। अगर आप कॉम्पोजिशन क्यूआरएमपी में हो, लेकिन अचानक से आपकी जो टर्नओवर है 5 करोड़ उसके एक्सीड हो गए, अब एक्सीड हो गए तो आप इनएलिजिबल हो गए, उस केस में आप बाहर हो जाओगे। या फिर दूसरा, आप वॉलंटरी ऑप्ट आउट करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि आपको क्वार्टरली फाइल करना है 1 और 3 भी, आप चाहते हो मंथली फाइल करना है, तो आप वॉलंटरली ऑप्ट आउट कर सकते हो। तो ये दोनों रीजन से आप क्यूआरएमपी के बाहर आ जाओगे। ऑप्ट आउट की अगर बात करें तो ऑप्ट आउट का विंडो पीरियड सेम ही है, कोई भी टेंशन मत लो। जो भी मैंने आपको बताया सिमिलर लाइंस पे। अब देखो आपको एग्जांपल फ्रेम मैंने कैसे किया है, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें तो आपने एक्सरसाइज कर ही लिया था। अब जुलाई अगस्त सितंबर का तो आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है 1 और 3 भी, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को क्यूआरएमपी में नहीं रहना, मेरे को तो बाहर आना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर नेक्स्ट वाले क्वार्टर से मेरे को अब मंथली में वापस चले जाना है। तो अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए आपको नॉर्मल में आना है, मतलब आपको ऑप्ट आउट करना है, तो क्या होगा आपका ऑप्ट आउट का वो विंडो पीरियड वो यही होगा। ठीक है, सेम वही है।
आपको अब हो जाएगा 1 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर, ये आपकी विंडो पीरियड हो जाएगी। लीगल वर्ड्स में बोलूं तो फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द करंट क्वार्टर, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, एक बार वो लॉजिक समझ गया आपको, एक बार ये फ्रेम ऑफ माइंड में दिमाग बिठा लो कि भाई ये शेडेड एरिया ये है, ऐसे ऐसे करना है, आपको दिमाग में एग्जाम में आप लिख पाओगे आराम से, ठीक है। तो डू नॉट वरी, ऑप्ट इन ऑप्ट आउट सेम है। जो पर्सन जब भी नया रजिस्ट्रेशन में आ रहा है तो वो जो भी उंगली हाथ रखेगा, वो जो भी उसका जहां पे भी वो एक्सरसाइज करेगा, वो ऑप्ट इन विंडो देख लेना, वो वाले पीरियड के लिए वो क्वार्टरली में चला जाएगा क्यूआरएमपी में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 एक धमाके वाला पॉइंट है, ये बोलता है कि आपको जीएसटीएन वाइज लिया जाएगा। क्यूआरएमपी स्कीम का जो ऑप्शन है वो पैन वाइज नहीं है, वो जीएसटीएन वाइज है। मतलब एक पैन पे अगर 4 जीएसटी नंबर लिए हुए तो चारों जीएसटी नंबर का इंडिपेंडेंट डिसीजन है। चारों जीएसटी नंबर इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं कि उनको क्यूआरएमपी लेनी है या फिर नॉर्मली मंथली अपना रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वो कॉम्पोजिशन स्कीम में गड़बड़ थी कि भाई एक पैन पे 4 जीएसटी नंबर है तो चारों को यूनिफॉर्म डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई एक अगर सोच रहा है कि कॉम्पोजिशन में जाने की तो सभी के सब चले जाएंगे कॉम्पोजिशन स्कीम में, और अगर कोई एक इनएलिजिबल हो जाता है या बाहर आना चाहता है तो सबको बाहर आना होगा। पैन वाइज आपको वो डिसीजन लेना होता था यूनिफॉर्म, बट यहाँ पे पैन वाइज नहीं है, जीएसटीएन वाइज है। अगर आपका एक ब्रांच एक जीएसटीएन नंबर चाहता है कि क्यूआरएमपी में करें, बाकी तीनों मंथली करना चाहते हैं तो चलेगा, या 3 आपके मंथली करना चाहते हैं, 3 आपके क्यूआरएमपी में जाना चाहते हैं, एक आपका बाहर रहना चाहता है, 2 क्यूआरएमपी 2 मंथली, कुछ भी करो, कोई भी प्रोपोर्शन चलेगा, ठीक है। जीएसटीएन वाइज ऑप्शन दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं जीएसटीआर 1 एंड आईएफएफ। मैंने आपको बताया जीएसटीआर 1 भी यहाँ पे आपको क्वार्टरली फाइल करना होता है। जीएसटीआर 1 की जो आपकी क्वार्टरली फाइल करने की डेट होती है वो क्वार्टर खत्म होने के बाद 13 तारीख तक आपको ये फर्निश करना होता है। बात करते हैं आईएफएफ। आईएफएफ एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वाला ये उसका फुल फॉर्म है। ये क्या होता है, देखो जीएसटीआर 1 में जब अपना रिटर्न आप अपना स्टेटमेंट फर्निश करोगे तो पूरे क्वार्टर का, जुलाई अगस्त सितंबर, पूरे क्वार्टर का आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे सितंबर खत्म होने के बाद 13 अक्टूबर तक। लेकिन जिस पर्सन को आपने जुलाई में सेल्स करी थी, वो आपकी सेल्स का, अगर वो आपका रेसिपेंट है, वो आईटीसी लेना चाहता है जुलाई मंथ के रिटर्न में ही वो लेना चाहता है, वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे अक्टूबर के मंथ में, तो जब तक आप 1 में नहीं डालोगे उसकी 2B में नहीं आएगा। तो ये गड़बड़ को ठीक करने के लिए इन्होंने आईएफएफ का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले जो मंथ्स के जो पहले 2 क्वार्टर होते हैं, जैसे अपनी एग्जांपल में जुलाई और अगस्त, तो इन दोनों मंथ्स में अगर आप क्यूआरएमपी में हो तो जुलाई और अगस्त वाले मंथ में आप आईएफएफ में अपनी डिटेल्स डाल करके, जैसे जीएसटीआर 1 भरते हैं वैसे ही होता है, आईएफएफ में अपनी डिटेल्स डालो आउटवर्ड सप्लाईज की, और वो डाल दोगे तो रेसिपेंट के वो जीएसटीएन नंबर डाल दोगे, रेसिपेंट के 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो उसका आईटीसी ले पाएगा। तो जुलाई में जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज करी उसका आईटीसी आपका रेसिपेंट जुलाई मंथ के रिटर्न में ही वो ले सकता है, उसके 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो ले लेगा, ठीक है। तो जुलाई के लिए भी आप एक आईएफएफ ऑप्शन है, फाइल कर सकते हो। अगस्त में भी जो आपके आउटवर्ड सप्लाईज है उसका भी आप आईएफएफ फाइल करके सबमिट कर दो, आपके रेसिपेंट को आईटीसी मिल जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 में जो आईएफएफ है उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग दी आईएफएफ। ये पूरा जो पीरियड होता है, मान लो जुलाई की अगर बात करें, फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, वो खत्म होने के बाद में 13 तक, दैट मींस 13 अगस्त तक आपको ये फर्निश करना होगा, आईएफएफ लास्ट डेट है। और अगस्त जो होता है सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, इसमें भी आपको आईएफएफ फाइल करने का ऑप्शन है। वो ऑप्शन आपको मतलब अगस्त खत्म होने के बाद में नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख, मतलब 13 सितंबर तक आपको अगस्त मंथ का आईएफएफ फाइल करना होगा। ये पॉइंट नंबर 1 था। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ये धमाका पॉइंट है, मैक्सिमम अमाउंट। अगर आप आईएफएफ फाइल कर रहे हो तो पर आईएफएफ आपको ईच मंथ में 50 लाख से ज्यादा कि आप आउटवर्ड सप्लाईज उसमें नहीं दिखा सकते। तो जुलाई मंथ का अगर आप आईएफएफ फाइल कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम 50 लाख के ही इनवॉइसेस बता सकते हो। अगस्त मंथ का आईएफएफ डाल रहे हो तो सेपरेटली वहां पे और एक 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगस्त मंथ के आईएफएफ में आप 50 लाख से ज्यादा का आईएफएफ आउटवर्ड सप्लाईज नहीं दिखा सकते। आपके जो मान लो 1 करोड़ का आपका आउटवर्ड सप्लाईज है जुलाई के अंदर, तो आपके सिर्फ 50 लाख वाले जो रेसिपेंट्स है उन्हीं को आपको चूज करना पड़ेगा, किसको अर्जेंट है भाई उसको क्रेडिट दे दोगे तो 50 लाख उनके इनवॉइसेस डाल दोगे, उन रेसिपेंट्स को मिल जाएगा, बाकी के 50 लाख रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था, मैक्सिमम अमाउंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कंटिन्यूअस अपलोडिंग। खत्म होने के बाद, मंथ खत्म होने के बाद, जुलाई खत्म होने के बाद 1 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक आपको आईएफएफ फाइल करना है। तो ये 13 दिन के अंदर आप कंटिन्यूअस अपलोडिंग करके सेव करके रखो सिस्टम में, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलर लाइंस में नीचे रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग आईएफएफ वाला है। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि रेसिपेंट को पहले ही क्वार्टर के पहले मंथ में ही उसको आईटीसी मिल जाए। मंथ के पहले और सेकंड मंथ में अगर उसको आईटीसी चाहिए क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ में तो ले सकता है, वो आईएफएफ का उसी के लिए तो इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद में एग्जाम्पल है, वो आप एग्जाम्पल रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 ये क्लियरली बोलता है आईएफएफ एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, ये मैंडेटरी नहीं है, आपको करना है, आपको आईएफएफ यूज करके आईएफएफ से अपनी आउटपुट सप्लाई दिखानी है तो दिखाओ, अगर नहीं दिखाना है तो एक साथ अपना जीएसटीआर 1 में ही डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर कोई एक मंथ के लिए आईएफएफ ले रहे हो, दूसरे में नहीं डाल रहे हो तो भी चलेगा। जुलाई में आईएफएफ में डाल दो, अगस्त में कोई आईएफएफ मत बनाओ, चलेगा। या फिर जुलाई में कुछ नहीं बनाया, अगस्त में आपको आईएफएफ में भर के डाल दो, चलेगा। एनीथिंग इज पॉसिबल। आईएफएफ इज ऑप्शनल फैसिलिटी, इट्स नॉट मैंडेटरी। व्हाट इज जीएसटीआर 1 वर्सेस आईएफएफ? पॉइंट नंबर 4 के अंदर ये क्लियरली बोलता है कि आपने जो भी पहले दोनों महीनों में, जुलाई और अगस्त के अंदर, आपने जो भी अपनी आईएफएफ में डिटेल्स भर के डाली आउटवर्ड सप्लाईज, वो वाले इनवॉइसेस वापस से आपको जीएसटीआर 1 जब आप क्वार्टरली फाइल करोगे उसके अंदर वापस से दिखाने की जरूरत नहीं है। एक बार आईएफएफ में डाल दिया, जीएसटीआर नंबर डाल के वो इनवॉइसेस अपलोड कर दिए, वो रेसिपिएंट को मिल गया, उसने आईटीसी भी ले लिया, ठीक है, वापस से आपको वो इनवॉइसेस वापस दिखाने की जरूरत नहीं है। दैट क्लियरली मींस उसी के अंदर जो नीचे और एक पॉइंट है 4.4 के अंदर जो सब पॉइंट 2 है, वो बोलता है कि एक क्वार्टर के अंदर आपकी फिर क्या होगी, टोटल आउटवर्ड सप्लाई उसकी उस क्वार्टर की क्या होगी। तो भाई आपने पहले वाले आईएफएफ में जो दिखाया वो, प्लस दूसरे वाले आईएफएफ में वो दिखाया वो, प्लस आपने जो जीएसटीआर 1 जो क्वार्टरली फाइन करते हो उसमें अलग से जो आपने सप्लाईज दिखाई, कि तीनों का टोटल ले लो, या आपका हो जाएगा आउटवर्ड सप्लाई उस पर्टिकुलर क्वार्टर का, ठीक है, आईएफएफ और जीएसटीआर 1 मिला करके। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि भाई आपको अभी भी बोल रहे हैं जीएसटीआर 1 ही यूज करो, चलेगा, आईएफएफ मत फाइल करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो भी चलो कोई नहीं, बात नहीं, तुमको आईएफएफ की मैंडेटरी यहाँ पे बात नहीं है। ये पूरी बात हमने जीएसटीआर 1 और आईएफएफ की देख ली। अब बात करते हैं मंथली पेमेंट्स की। आपको पता है क्यूआरएमपी स्कीम का नाम ही है मंथली पेमेंट्स, क्वार्टरली रिटर्न्स मंथली पेमेंट। तो आपको मंथली पेमेंट करनी है, रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करना है, लेकिन पेमेंट्स मंथली करनी है। अब अगर मैं बात करूं जुलाई और अगस्त, ये क्वार्टर के जो पहले दोनों महीने हैं, इन दोनों महीने में आपको पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को। लास्ट वाले महीने में क्या करोगे, वो आपको जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हो उसका पेमेंट कर दोगे, लेकिन जुलाई और अगस्त की जो लाइबिलिटी है वो आपको जुलाई और अगस्त मंथ की लाइबिलिटी पे करनी होगी। यहाँ पे पॉइंट 1 में बोला व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर मंथली पेमेंट, तो जुलाई का जो भी अमाउंट है वो आपको जुलाई खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख मतलब 25 ऑफ अगस्त तक आपको लास्ट में पे करना होगा, और अगस्त की जो आपकी लाइबिलिटी बनती है वो आपको नेक्स्ट मंथ की 25 तारीख मतलब 25 सितंबर तक आपको पे करना होगा। किस फॉर्म में पे करना है, फॉर्म जीएसटी सीएमपी 06 वाले फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये आपको 25 तारीख तक महीना खत्म होने के बाद में वो आपको पे करना होता है फर्स्ट 2 मंथ्स का। जनरेटिंग चालान, जब आप पेमेंट करने के लिए कैश जब में पैसे डिपॉजिट करने के लिए चालान जनरेट करोगे, उसमें रीजन क्या टिक करोगे, पोर्टल पे उन्होंने बोला मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पे, वहां पे एक ऑप्शन होता है टिक करना होता है ग्रीन कलर का, वो आप टिक कर दोगे तो वो सिलेक्ट करके आपका उसमें पैसा जमा हो जाएगा, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पे। उसके बाद में देयर आर 2 ऑप्शनल मेथड्स, पैसे जमा करने के 2 ऑप्शनल मेथड है, एक है फिक्स सम मेथड, दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। आप इसमें से कोई भी एक मेथड यूज करके पैसा जमा कर सकते हो फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर, जुलाई और अगस्त, ठीक है। अब पहले बात करते हैं फिक्स सम मेथड की। फिक्स सम मेथड आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर के बॉक्स में इन्होंने बोला कि अगर प्रीसीडिंग वाला जो भी टैक्स पीरियड है, वो टैक्स पीरियड में आपने क्वार्टरली वाला रिटर्न फाइल किया था, आपने 3B जो अपना फाइल किया था वो क्वार्टरली फाइल किया था, तो इस मंथ में आपको क्या करना है, इस मंथ में आपकी जो भी वो प्रीसीडिंग क्वार्टर की जो भी आपकी कैश टैक्स लायबिलिटी, जो भी आपने कैश में पे किया, टैक्स पेड इन कैश मतलब कैश लेजर से जो पे किया, उसका 35% आपको महीने के क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में पे करना है, 35% आपको क्वार्टर के सेकेंड मंथ में पे करना है। फॉर एग्जाम्पल जुलाई अगस्त सितंबर अपना क्यूआरएमपी वाला, इसके पहले वाला जो मेरा क्वार्टर था वो अप्रैल मई जून था, उसमें मैंने अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया था फॉर एग्जाम्पल। अब उसमें जो भी मैंने अपना कैश लेजर से पे किया था, टैक्स पेड इन कैश, उस क्वार्टर के अंदर वो वाला अमाउंट मेरे को लेना है, और उसका 35%, मान लो मैंने 1 लाख पे किया था तो 1 लाख का 35%, 35,000 मुझे जुलाई में पे करना है और 35,000 मुझे अगस्त में पे करना है। दिस इज फिक्स सम। कोई आईटीसी का मेरे को मगजमारी नहीं, ये नहीं देखना कि आईटीसी कितना मिला है, ये नहीं देखना कि मेरी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी है, मैंने कितना सेल्स करा है, कुछ मत देखना। प्रीसीडिंग आपको क्वार्टर का जो भी आपका क्वार्टर था उसका टैक्स पेड इन कैश लेना, 35% जुलाई में, 35% आपको अगस्त में लेना है। सिमिलर लाइंस पे अगर आपका प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का रिटर्न आपने मंथली फाइल किया था तो उसमें जितना भी अमाउंट आपने कैश लेजर से पे किया था, टैक्स पेड इन कैश, वो अमाउंट का एग्जैक्ट सेम अमाउंट, 100% ऑफ दैट अमाउंट, मतलब एग्जैक्टली वही अमाउंट आपको जुलाई में और अगस्त में पे करना है। फॉर एग्जांपल आपने पहले वाले मंथली रिटर्न के अंदर कैश लेजर से 1 लाख रुपया पे किया था, तो सेम 1 लाख रुपया आपको जुलाई में भी पे करना है और सेम 1 लाख रुपया आपको अगस्त में भी पे करना होगा। ये मैंने आपको ब्लू वाला बॉक्स बता दिया। अब आप नीचे देखोगे इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2, ये दोनों उसी एग्जांपल्स पे बेस्ड है जो मैंने आपको बताया, क्वार्टरली बेसिस और मंथली बेसिस की जो बातें मैं आपके साथ कर रहा था। अब आप देखो नीचे एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, ये बहुत मस्त नोट है। यहाँ पे ये बोला गया कि अगर आपको फिक्स्ड सम मेथड वाला ऑप्शन लेना है तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि इसके ठीक पहले वाले क्वार्टर के अंदर आप कंप्लीट टैक्स पीरियड के लिए रजिस्टर्ड थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जुलाई अगस्त सितंबर वाले की क्यूआरएमपी स्कीम में फिक्स सम मेथड से अपना टैक्स पे करना चाहता हूं, तो मैं पहला वाला जो मेरा क्वार्टर है अप्रैल मई जून, इस क्वार्टर के अंदर, इस टैक्स पीरियड के अंदर मैं कंप्लीट टैक्स पीरियड के लिए रजिस्टर्ड था, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून
ऐसा नहीं कि मैं बीच में रजिस्ट्रेशन लेकर के बीच में एंटर किया था मैं पहले डे वन से अप्रैल से लेके 30 जून तक मैं रजिस्टर्ड था। और अगर मैं मंथली की बात करता हूं तो 1 मई से लेकर के 31 मई ये पूरे मंथ के लिए मैं रजिस्टर्ड था। तो अगर उस मंथ में मैं कंप्लीटली पीरियड के लिए रजिस्टर्ड था तो उसका बेस लेकर के मैं 1 लाख जो था मैंने बताया था, या फिर वो पूरे टाइम के लिए रजिस्टर्ड था तो 1 लाख का 35 मैं ले पाऊंगा। तो आप पहले वाली टैक्स पीरियड में कंप्लीट पीरियड के लिए रजिस्टर्ड हो तो उसका बेस लेकर के आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। दूसरा वाला पॉइंट बोलता है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कैश लेजर में पैसा जमा किया हुआ पड़ा हुआ है तो आपको वापस से वो धन जमा करने की जरूरत नहीं है। मान लो जैसे मैंने आपको बताया था 1 लाख का 35%, अगर आपका क्वार्टरली वाला था तो 35% मतलब 35,000 रुपए जमा करने, लेकिन मेरे कैश लेजर में ऑलरेडी 30,000 रुपीज ऑलरेडी डिपॉजिटेड मैंने पहले से ही एक्स्ट्रा जमा करके रखे थे, तो अब मुझे सिर्फ 5,000 अपने कैश लेजर में डाल के रखने होंगे। सेकंड मंथ की अगर बात करें अगस्त की, तो अगस्त में तो कुछ भी नहीं था, 30,000 तो मैंने जुलाई के लिए यूज करके भर दिया और 5,000 जमा कर दिया। अब मेरे कैश लेजर में 35 है और अगस्त में और 35 जमा करना, तो ये मेरे को कैश लेजर से जमा करना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट था। अगर आपके पास ऑलरेडी कैश लेजर में पैसा जमा हुआ है तो वो कंसीडर करने के बाद जो भी एडिशनल अमाउंट है वो डिपॉजिट कर दो। अब उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट मेथड है, ये बड़ा लल्लू सा मेथड है। ये एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपना एक्चुअली रिटर्न फाइल करने के लिए जो काम करते हो वही करना होता है। आपको एक्चुअली जुलाई मंथ की अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी देखनी होगी, खुद से कंप्यूट करना है और आपको आईटीसी माइनस करना है। आपको 2B में जितना भी आईटीसी मिल जाएगा वो भी कंसीडर करो, और जो नेट अमाउंट आपके हिसाब से लग रहा है कि भाई ये मेरी लायबिलिटी होगी जुलाई की, वो आपको अमाउंट पे कर देना है। सिमिलरली आपको अगस्त के लिए भी ये कंप्यूट करना है कि भाई अगस्त में मेरी कितनी आउटवर्ड सप्लाई हुई माइनस मेरी अगस्त की कितनी आईटीसी है, वो तो आपको 2B से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 2B जनरेट हो जाता है। तो 2B में से अपने जितना भी आईटीसी मिल रहा है वो माइनस करने के बाद जो भी नेट अमाउंट होगा वो आपको पे कर देना है। अब एक बात समझना, ये जुलाई और अगस्त का जो आपको अमाउंट पे करना है, ये सिर्फ अमाउंट पे करने के लिए गवर्नमेंट बोल रहा है। आपको कोई भी डेटा नहीं पूछ रहा है, कोई भी इनवॉइस नहीं पूछ रहा है कि ये इनवॉइस नंबर बताओ, ये HSN कोड बताओ, या फिर ये कितने इनवॉइसेस थे, कितनी लायबिलिटी, कुछ मत बताओ, कुछ मत। अपने रफ पेपर पे कंप्यूट करो, कैलकुलेटर पे निकाल लो, और जो भी अमाउंट आ रहा है आपके हिसाब से सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे वो अमाउंट जुलाई में भी डिपॉजिट कर दो, वो अमाउंट अगस्त में भी डिपॉजिट कर दो। आगे जाके सरकार को पता चलेगा कि भाई आपने गलत तरीके से अपनी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की है तो आप पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं पूछ रहे, अभी आप अपने हिसाब से कंप्यूट करो। तो भाई बेटर तरीके से करना, अच्छे सी को कंप्यूट करके ये करना है, सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से कंप्यूट करके डाल दो जुलाई और अगस्त में सेल्फ असेसमेंट मेथड से। देन वी हैव चूज वन आउट ऑफ द 2 मेथड्स। अगर आपका फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। पहले वाले मंथ के लिए जुलाई के लिए फिक्स सम मेथड से पे किया, फिर अगस्त के लिए मैंने सेल्फ असेसमेंट से पे किया, चलेगा। दोनों में मैंने फिक्स सम मेथड से पे किया, चलेगा। दोनों में सेल्फ असेसमेंट से पे किया, चलेगा। पहले वाले में सेल्फ असेसमेंट, दूसरे वाले में फिक्स सम मेथड, चलेगा, कुछ भी चलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन चूज वन आउट ऑफ द 2 ऑप्शंस, वन ऑफ द 2 मेथड्स एज पर योर ओन कन्वीनियंस। मंथली डिपॉजिट नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने ऑलरेडी पैसे जमा करके रखे हुए हैं, मैंने जैसा बताया 30,000 रुपए पड़े, चलो आपके 30 नहीं पूरे 35,000 पड़े हुए, तो आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपकी जुलाई में कोई आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो भी आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। अगस्त की अगर बात करें तो अगस्त में आपको क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी देखनी है कि भाई जुलाई का कितना है और अगस्त का कितना है, वो दोनों मिलाकर के आपके कैश लेजर और क्रेडिट लेजर में उतना पैसा पड़ा हुआ है तो आपको कोई डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलर लाइंस पे अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगा इसमें, तो आप कुछ भी मत डिपॉजिट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये वो वाला पॉइंट था। रिफंड ऑफ टैक्स पेड, पॉइंट नंबर 6, मस्त पॉइंट है। रिफंड आपको नहीं मिलेगा जो आपने जुलाई और अगस्त मंथ में, जो बीच में आपने फर्स्ट 2 मंथ्स में डिपॉजिट किया, उसका कोई भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। वो पूरा खत्म होने के बाद में, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर खत्म होगा, 3B फाइल करोगे, 3B फाइल करोगे तो आपका पूरा जो आपने डिपॉजिट किया था वो सेट ऑफ हो जाएगी, ऑफसेट हो जाएगी लायबिलिटी। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आप उसके बाद रिफंड लेना। दैट मींस 3B फाइल करने के बाद देखा जाएगा कुछ पैसा बच रहा है तो आपको रिफंड दिया जाएगा। यूजेज ऑफ मंथली डिपॉजिट इज नॉट अलाउड। पॉइंट नंबर 7 में बोला यूजेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जो आपने मंथली डिपॉजिट किया है, क्या उससे मैं पेनल्टी पे कर दूं, कुछ मेरे को लेट फी पे करनी हो पे कर दो, कुछ मत पे करो। वो एक तरीके से वो पैसा फ्रीज पर है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो पड़ा है ना, उसको यूज कर सकते हो ना कुछ भी। जैसे ही क्वार्टर खत्म होगा 3B फाइल करोगे, उसके बाद सब कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे। चाहिए तो रिफंड ले लो, नहीं चाहिए तो कोई और पर्पस के लिए यूज कर लो अगर कुछ बचा है अमाउंट तो। लेकिन जब तक 3B फाइल नहीं करते उस अमाउंट को आप कुछ नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट था, हमने देखा पूरा IFF वगैरह था। उसके बाद में मंथली पेमेंट करने के लिए कितने पॉइंट्स थे, फिक्स सम मेथड और ये। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिटर्न। सब छोटा सा पॉइंट है, क्वार्टरली रिटर्न 3B फाइल करना होता है क्वार्टरली। लास्ट डेट क्या होता है, पूरा क्वार्टर खत्म होने के बाद में 22 या 24, ये दोनों में से जो भी लास्ट डेट होती है आपको उस हिसाब से पे करना है। व्हाट अबाउट द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट 2 मंथ्स। आपने जो जुलाई में और अगस्त में डिपॉजिट किया उसका क्या होगा, अभी मैंने बताया, वो आप यूज भी नहीं कर सकते, रिफंड भी नहीं ले सकते इन द मिडल ऑफ द क्वार्टर।
क्वार्टर खत्म होने के बाद जब 3B फाइल करोगे तब आप उसका रिफंड ले लो या जो भी है वो आपकी, पहले तो जो भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसकी लाइबिलिटी वो ऑफसेट होगी, ठीक है। 3B में क्वार्टरली लाइबिलिटी कितनी है माइनस जुलाई में और अगस्त में कितना पे कर चुके हो, तो वो पूरा ऑफसेट करेंगे। उसके बाद में जो एडिशनल आप पे करोगे वो सब होके आपका 3B फाइनेंस हो जाएगा, मतलब ये पहले वाले अमाउंट्स आपके यूटिलाइज हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 बोलता है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मिडिल ऑफ द क्वार्टर में हुआ तो क्या करेंगे, 3B फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे? आंसर इज डेफिनेटली करेंगे। अगर आपके QRMP स्कीम लिया हुआ है और बीच में ही जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में ही अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3B तो आपको मैंडेटरी है, फाइल करना ही पड़ेगा। आप 3B फाइल करके जाओ जाना है तो, लेकिन 3B छोड़ के आप नहीं जा सकते। इंटरेस्ट एंड लेट फी, ये बहुत धमाकेदार पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट बोलता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपने फिक्स सम मेथड से अपना टैक्स पेमेंट किया है तो आपको इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी? अब मैंने वो रेड कलर का एक बॉक्स बना के रखा है, उसको इंपॉर्टेंट बनाया हुआ है। 1 के अंदर ए है, उसमें रेड बॉक्स मार के रखा है, वो रेड बॉक्स आप रीड कर लो, मैं आपको बता देता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। नो इंटरेस्ट वुड बी पेएबल इन केस द टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर बाय द ड्यू डेट। एंड दूसरी बात, बाय वे ऑफ डिपॉजिटिंग ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम अमाउंट। आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा अगर आपने दोनों काम कर दिए, ड्यू डेट तक आपने पैसा भर दिया। इसकी ड्यू डेट थी 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ड्यू डेट तक पैसा भर दिया और कितना पे किया, अमाउंट डिपॉजिटेड किया आपने ऑटो कैलकुलेटेड जो फिक्स सम मेथड का। फिक्स सम लाइबिलिटी जो थी आपने पे कर दी, खत्म है, और टाइम से पे कर दी, खत्म है। आपको ये क्लियर चाहिए दिमाग में, ये देख लो, आपको इसके बाद कभी कोई डाउट नहीं होगा। फिक्स सम मेथड ले रहे हो, जुलाई के अंदर आपकी लाइबिलिटी क्या है, सरकार आपसे क्या मांग रही है, सरकार क्या मांग रही है, सरकार मांग रही है फिक्स सम जो अमाउंट है वो पे कर दो। 1 लाख का 35,000 है और 35% है, वो पे कर दो, और वो आपको पे करना है 25 अगस्त तक, बस खत्म। उसके बाद में आपकी जो है एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ITC जो भी लग रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो फिक्स सम अमाउंट है वो पे कर दो। अगस्त के अंदर भी जो भी फिक्स सम मेथड की लाइबिलिटी है, मैंने आपको बताया था 35,000, वही अमाउंट आपको पे करना है अगस्त के अंदर भी 25 तारीख तक पे करना है। अगर ये दोनों चीजें फॉलो करोगे तो आपको कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। सितंबर मंथ में होगा भाई, आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से वो आपको जो भी रिटर्न है 3B फाइल करते हो 22 या 24 तारीख तक, वो आपको कंप्यूट करेंगे और उसमें देखेंगे एक्चुअल। जुलाई मंथ में आपके एक्चुअल से कंपेयर नहीं करेंगे, आपका जो फिक्स लायबिलिटी था वही था, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा जुलाई मंथ की एक्चुअल लायबिलिटी इतनी है, बट उसने फिक्स सम मेथड से इतना डिपॉजिट कर दिया। भाई फिक्स सम मेथड से डिपॉजिट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एक्चुअल लायबिलिटी इररिलेवेंट है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपकी ITC भी इररिलेवेंट है, बस ये अमाउंट आपको 25 तारीख तक पे करना है, 25 अगस्त एंड 25 सितंबर। सिमिलर लाइंस पे अगर सेल्फ असेसमेंट मेथड बात कर दूं तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये नीचे आने वाला है। इसके अंदर इन्होंने बोला आपकी जो लायबिलिटी है, सरकार आपसे जो लायबिलिटी मांगती है वो होती है एक्चुअल मंथली लायबिलिटी। जुलाई के अंदर आपकी एक्चुअल लायबिलिटी कितनी थी तो वो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, भाई मेरी आउटवर्ड सप्लाई जितनी थी माइनस मेरा ITC 2B के अंदर इतना था और नेट अमाउंट इतना मेरे को पे करना है। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके भी उतना ही अमाउंट पे किया था और सरकार को भी यही मिला तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सरकार ने देखा भी आपकी एक्चुअल लायबिलिटी तो इतनी आ रही थी और आपने सेल्फ असेसमेंट में इतना ही पे किया, मतलब आपने सेल्फ असेसमेंट गलत करी, तो ठीक है, जितना भी आपने शॉर्ट पेमेंट करी है आपको उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जुलाई मंथ में भी आपने शॉर्ट करी तो आपको रिटर्न इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिक्स सम मेथड में ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपका कम निकला एक्चुअल बेसिस से तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल लायबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ITC इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, डेट सेम है 25 तारीख से 25 और 25 तारीख, इसके बाद अगर करते हो पैसा देते हो तो इंटरेस्ट लगेगा। तो ये आपको सारी बातें ध्यान देनी है। इसके ऊपर आप कितना भी क्वेश्चन बना लो, अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो आपको कोई भी हिला नहीं पाएगा। यहाँ पे आपको एक्चुअल लायबिलिटी पे कर देनी चाहिए 25 तारीख तक, ये दोनों कर रहे हो तो चलेगा, नहीं कर रहे हो जहां पे भी गड़बड़ करी उतना आपको इंटरेस्ट लगेगा। शॉर्ट पे करी तो शॉर्ट पेमेंट का इंटरेस्ट लगेगा, लेट पे करी तो डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट लगेगा। सिमिलर लाइंस पे यहाँ पे आपको शॉर्ट पेमेंट की टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी। अगर आपने फिक्स सम अमाउंट जितना था उतना पे कर दिया तो आपको शॉर्ट पेमेंट की नहीं लगेगी। अगर फिक्स सम था 35,000 और आपने पे ही किया 30,000 तो यहाँ पे आ गई 5,000 की शॉर्ट पेमेंट। फिक्स सम भी नहीं पे किया तो आपको 5,000 जितना भी शॉर्ट है उतना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जाते हैं अब, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा हुआ, जो भी था मैंने आपको पूरा क्रक्स यहाँ पे दे दिया। ये पूरी बातें उसी पे डिस्कस्ड है, ABCD जो भी है इलस्ट्रेशन है, आप रीड कर लो। जो पूरा था क्रक्स मैंने वहीं से आपको बता दिया। अब आप इसको रीड करोगे मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 1, 2, पॉइंट नंबर 2 जो ग्रीन हाईलाइटेड है सेल्फ असेसमेंट बेसिस, ये वही था जो मैंने वहां पे आपको डायग्राम में दिखाया था कि भाई एक्चुअल आपको पे करना है जुलाई और अगस्त के अंदर भी, भले ही आप सेल्फ असेसमेंट से पे कर रहे हो लेकिन सरकार तो वो एक्चुअल लायबिलिटी चेक करेगी और अगर आपने कम पे किया तो आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा और डिलेड पेमेंट का तो लगेगा ही लगेगा। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि जो भी आपको इंटरेस्ट पे करना है वो आपको लास्ट में 3B फाइल करोगे तब आपको वो 3B के टाइम पे अपना इंटरेस्ट भी पे करना होगा। ये पूरी बातें हो गई। लास्ट में एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फी, रिटर्न अगर लेट फाइल करते हो तो आपको लेट फी भी भरनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे क्लियर एक बात समझना, 3B इज द रिटर्न, 3B इज द रिटर्न, 3B इज द रिटर्न।
तो अगर आपने 3B लेट फाइल किया तो आपको लेट फी लगेगी, लेकिन जीएसटी CMP 06 ये तो बस टैक्स पे करने का एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये कोई रिटर्न नहीं है जो आपको जुलाई खत्म होने और अगस्त खत्म होने के बाद 25 तारीख तक टैक्स पे करने के लिए डिपॉजिट करना है। तो CMP 08 अगर आपने वो फर्निश नहीं किया टाइम से, चलेगा, आप डिलेड पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन लेट फी आपको नहीं लगेगी, लेट फी नहीं लगेगी। लेट फी कब लगेगी? जब आपने 3B टाइम से नहीं भरा। ये पूरी डिस्कशन हमारी हो गई QRMP की। अब बाकी के जो स्पेशल रिटर्न्स है हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे बाकी वाले सेक्शंस। ये स्पेशल रिटर्न्स अंडर GST है। यहाँ पे सेक्शन 40, 44, 45, 46, 47 ये सारे सेक्शंस यहाँ पे होंगे। स्पेशल रिटर्न्स का पहला वाला है फर्स्ट रिटर्न। सेक्शन 40 के अंदर जब कोई पर्सन नया रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो इशुएंस वाली डेट होती है वो तो एक डेट होती है, लेकिन इफेक्टिव डेट पहले वाली होती है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्टर। अगर उसने 30 दिन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट करी थी तो इतने वाले पीरियड के लिए, जिस दिन से लायबल टू रजिस्टर हुआ है और जब तक उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आती है, डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, इतने वाले पीरियड के अंदर जो भी उसने सप्लाई करी वो उसको अपने फर्स्ट रिटर्न के अंदर डाल के देनी होती है। ये कोई मंथली या क्वार्टरली पीरियड नहीं होता, ये पीरियड एक अलग ही सेट का होता है, ठीक है। कितने भी नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल टू रजिस्टर टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इतने वाले पीरियड के लिए फर्स्ट रिटर्न भरना है। उसके बाद में एनुअल रिटर्न की बात करते हैं। सेक्शन 44 जब मैं आपको करा रहा था वो लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एनुअल रिटर्न GSTR 9 कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग हैं, 8 लोग स्पेसिफाइड 8 लोग जिनको ये GSTR नहीं फाइल करना है सेक्शन 44 के अंदर, वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ये याद करना है, मैंने आपको टेबल बना के रखा हुआ, ये न्यूमोनिक फ्रेज मैंने बना के रखा है, गवर्नमेंट नोटिस ऑफ अप टू ₹2 crore, ये एक न्यूमोनिक है। पहला वाला है गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी के ऐसे डिपार्टमेंट जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग या तो CNAG करवाता है या फिर कोई ऐसा ऑडिटर विच इज अपॉइंटेड बाय अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ। अगर ऐसे वाले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो इनको अपना GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। फिर है NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। फिर है OIDR, पर्सन सप्लाइंग OIDR सर्विसेज आउटसाइड इंडिया से इंडिया के अंदर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है। TDS वाले, पर्सन ऑथोराइज्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 51। उसके बाद ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये है फर्क यहाँ पे CTP को यहाँ पे डाल के बोल दिया कि CTP को अपना GSTR नहीं डालना है यहाँ, इसलिए मैंने आपको वहां पे नहीं बताया था बिकॉज मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। वहां पे जब मैं आपको नोटिस बोल रहा था तो उस टाइम पे नोटिस के अंदर वो लिस्ट के अंदर पहले वाले पेज के अंदर हमने लिखा था कि कॉम्पोजिशन डीलर वाला एक्सेप्शन में उसको 1 और 3B नहीं फाइल करना है, लेकिन यहाँ पे कॉम्पोजिशन को तो फाइल करना है। वो मैंने बताया था आपको 9A के अंदर, ठीक है, वहीं पे बता दिया था कॉम्पोजिशन वाला एनुअल रिटर्न फाइल करता है लेकिन 1 और 3B नहीं फाइल करता है। और यहाँ पे 9 फाइल करने के लिए CTP को रोका गया, CTP को एक्सक्लूजन में डाला गया, तो ये थोड़ा सा एब्सर्ड है, इसको याद रखना। यहाँ पे जब नोटिस लोगे तो C के अंदर CTP आएगा। उसके बाद ECO है, पर्सन लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। फिर गवर्नमेंट ने अप टू 2 करोड़ वाले जो फाइनेंशियल जिनका एग्रीगेट टर्नओवर होता है उनको माफ कर दिया। यहाँ पे नया प्रोविजन ऐड हुआ है, यहाँ पे ग्रीन स्टार है, मतलब ये इस बात की अमेंडमेंट है। रेड स्टार क्यों किया? बिकॉज वहां पे वो मतलब चांस है, डेंजर है, उस पर ध्यान देना। ग्रीन स्टार इज एन अमेंडमेंट। गवर्नमेंट के पास पावर था कि वो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोगों को नोटिफाई करके बोल सकते हैं कि इन लोगों को वो नहीं फाइल करना GSTR 9। तो कमिश्नर ने इस पावर को यूज करके नोटिफाई किया हुआ है कि ऐसा कोई पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर अप टू ₹2 करोड़ का था तो उसको उस फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो ये 8 कैटेगरी के लोग हैं, आपको नाम याद रखना है। इनके अलावा जो भी पर्सन है उसको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। और इधर टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग दी एनुअल रिटर्न हमने वहीं पे देख लिया था, 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना है। प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर एनुअल रिटर्न हमने वहीं पे देखा था। नॉर्मल वाले लोग जो होते हैं वो GSTR 9 भरते हैं, कॉम्पोजिशन डीलर जो होता है वो 9A भरता है, और TCS वाला, ECO वाला जो है वो 9B भरता है, अपना स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट फर्निश करता है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीजें भरी जाती है, ठीक है। व्हाट आर द पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फर्निश रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जो अपना रिटर्न फाइल करता है एनुअल रिटर्न प्लस उसकी अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा की, एक्सीडिंग 5 करोड़, तो उसको अभी 9C वाला एक स्टेटमेंट देना होगा, सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हम ऑलरेडी उधर पढ़ चुके थे, ये पूरी बातें हैं। फाइनल रिटर्न कब क्या किसको देना है? जो पर्सन अपनी GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, जा रहा है, गुड बाय बोल रहा है GST को, तो वो पर्सन अपना नॉर्मल रिटर्न के साथ में उसको जो है जाते जाते GSTR 10 ये वाला उसको फर्निश करना होता है। टाइम लिमिट क्या है ये मैंने ऑलरेडी वहां पे भी कवर अप किया था, यहाँ पे भी लिखी हुई है, विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विचएवर इज लेटर, ठीक है। ये बात थी हमारी फाइनल रिटर्न की, सेक्शन 45 GSTR 10 जो मैंने आपको बताया था
डिफॉल्ट और डिले इन फर्निशिंग द रिटर्न, ये अगर ये वाली जो कैटेगरी के ये जो आपको दिख रहे हैं, इन लोगों ने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो पहले पहले इनको एक नोटिस इशू किया जाएगा। ये रजिस्टर्ड पर्सन है जिसको रिटर्न फाइल करना होता है 39 के अंदर नॉर्मल रिटर्न, उसने अपना वो नहीं फाइल किया, या फिर 44 के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करना है वो नहीं फाइल किया, या फिर 45 वाला फाइनल रिटर्न फाइल नहीं किया, या फिर टीसीएस स्टेटमेंट जो अभी हमने ऊपर देखा 52 के अंदर 9B वाला जो टीसीएस स्टेटमेंट फर्निश करना होता है उसने वो नहीं फर्निश किया, तो पहले तो उसको डिफॉल्ट करने पे एक उसको नोटिस भेजा जाएगा और उस नोटिस में बोला जाएगा कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने जो भी रिटर्न फर्निश नहीं किया वो फर्निश करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से हम लोग असेसमेंट कर देंगे और आपके ऊपर उतनी टैक्स लायबिलिटी लगा देंगे। आपको दिख रहा है 15 विद इन 15 डेज भरना है, और 62 वाला सेक्शन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में हम लोग आपकी असेसमेंट कर देंगे। ये पूरी बात हमने देखी 46 47 की। लेट फीस बात करता है 47, वो था 46, ये बात करता है 47 लेट फीस की। अगर आपने अपनी ये वाली नहीं फर्निश करी तो इसके लिए आपको लेट फीस लग सकती है। 37 के अंदर GSTR1 आप 37 के अंदर भरते हो वो नहीं भरा टाइम से, लेट फीस लगेगी। उसके बाद में 39 वाले जो भी रिटर्न है आपके, वो रिटर्न आपने टाइमली नहीं भरे, 3B 4 5 और 6 और 7 वो सारे रिटर्न आपने नहीं भरे तो भी लेट फी लगेगी आपको। फाइनल रिटर्न सेक्शन 45 वाला नहीं भरा, या फिर टीसीएस स्टेटमेंट जो भी हमने देखा 9C वाला, ये चारों चीजें अगर आप नहीं भरते हो टाइम से तो आपके ऊपर लेट फी लगाई जाएगी। लेट फी यहाँ पे CGST का अमाउंट है, ठीक है, CGST का 100 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग द डिफॉल्ट, या फिर 5000 विच एवर इज लोअर, ये आपके ऊपर लेट फी लगाई जाएगी। ये CGST की है, SGST की अलग से लगाई जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लेट फी को थोड़ा सा रिड्यूस करके रखा हुआ है, ठीक है, इसको रट के मत जाना, बहुत डिफिकल्ट है। आप बस एक बार रीड कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। GSTR1 या फिर 3B या 4 आपका नील था और वो नील रिटर्न आपको फाइल करना था, लेकिन आपने लेट फाइल किया तो लेट फी लगेगी 10 रुपया पर डे, और मैक्सिमम आपके ऊपर लग सकता है 250। लेकिन अगर 1 3B और 4 या इसके अंदर कुछ टैक्स लाइबिलिटी थी, कुछ अमाउंट था जो पे करना था, और आपकी जो टर्नओवर है एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ की है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 25 रुपया पर डे का डिफॉल्ट पर डे का लेट फी लगेगा और मैक्सिमम 1000। वहीं पे अगर 1 और 3B आपने लाइबिलिटी वाला था, फिर भी आपने लाइबिलिटी वाला भी लेट भरा, और आपकी टर्नओवर जो है एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा एंड अप टू 5 करोड़ है, इसके बीच में है, तो आपको 25% पर डे तो लगेगा ही, लेकिन अब आपके पास मैक्सिमम जो है वो 2500 रुपीज लगा सकते हैं। TDS वाले जो सेक्शन 51 वाले जो TDS काटते हैं उनको GSTR7 भरना होता है, उन्होंने लेट कर दिया, 25 रुपया पर डे लगेगा, मैक्सिमम 1000। ISD वालों ने अपना GSTR6 टाइम पे नहीं भरा, 25 रुपया लगेगा पर डे, या फिर मैक्सिमम 5000। GSTR5 वाले जो NRTP वाले लोग, इनका अगर नील रिटर्न था तो पर डे 10 रुपया लगेगा, मैक्सिमम 5000, और अगर लाइबिलिटी वाला उनका रिटर्न था वो भी लेट भरा उन्होंने तो 25 रुपया पर डे, मैक्सिमम 5000। इस तरीके से इनके ऊपर लेट फी लगाई जाएगी। आपको रट के बिल्कुल भी नहीं जाना, बस एक बार देख के जाना फ्लो में, ठीक है, टाइम मिले तो देखना, वरना बिल्कुल भी डरना। लेट फीस फॉर डिले इन फर्निशिंग दी एनुअल रिटर्न, अगर आपने एनुअल रिटर्न लेट भरा है तो आपको ये वाला लगेगा 100% रुपीज 100 पर डे का आपने डिफॉल्ट किया वो लगेगा CGST का, या फिर 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट, ये CGST का, ठीक है, ये दोनों वैल्यू CGST के, विच एवर इज लोअर। रुपीज 100 पर डे CGST का प्लस रुपीज 100 पर डे SGST का, 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट CGST का प्लस 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट SGST का, ये दोनों का जो भी है टोटल लगा विच एवर इज लोअर करके लेट फी लगाई जाएगी एनुअल रिटर्न के लिए। और यहाँ पे वही बात है कि अगर जो भी मैंने ऊपर आपको बताया कि CGST में लग रहा है तो सेम अमाउंट SGST या UTGST का लगेगा, और टोटल करके आपके ऊपर लेट फी लगाई जाएगी। पूरी बातें हमारी सेक्शन 47 सारी स्पेशल रिटर्न वगैरह सब कुछ हो गया। अब जाके देखते हैं सेक्शन 48 GST की, ठीक है, उसके बाद खत्म। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 48, ये GST की कड़ी का लास्ट सेक्शन है, रिटर्न्स अंडर GST। यहाँ पे आपको GST टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर के बारे में बताया गया है। पहला वाला पॉइंट बोलता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GST। ये कोई भी पर्सन को ये 5 कंडीशंस कंप्लाई करनी होंगी। 5वें के अंदर तो और भी सारे ऑप्शन है, ABC में से कुछ भी एक कर सकता है, C के अंदर और 4 ऑप्शन है, तो ये पूरा ऑप्शन ही है। ऑरेंज के नीचे जो भी दिख रहा है वो सब ऑप्शनल पॉइंट्स है, ऑरेंज के ऊपर जो भी दिख रहा है वो 4 पॉइंट्स मैंडेटरी, और 5 में से 5वें पॉइंट के अंदर नीचे जितना भी दिख रहा है वो सब कुछ ऑप्शन है, कुछ भी एक भी कंप्लाई कर देगा तो 5वीं कंडीशन पूरी होगी। पहली कंडीशन, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, ही शुड बी अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। तीसरा, ही शुड नॉट बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट। चौथा, ही शुड नॉट बी convicted by a competent court, and fifth वाला is he satisfies any of the following conditions। A B C है। A वाला बोलता है कि वो रिटायर्ड ऑफिसर है, अगर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट या फिर CBIC का रिटायर्ड ऑफिसर है, जहां पे उसने ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर या उसके ऊपर की पोस्ट पे वो था, और उस पोस्ट पे एटलीस्ट 2 साल तक उसने अपनी सर्विस दी है, और तब जाकर के वो रिटायर हुआ, तो ऐसा रिटायर्ड ऑफिसर भी यहाँ पे आ सकता है, उसकी ये 5वीं कंडीशन कंप्लाई हो जाएगी।
या फिर अगर वो कोई सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या फिर टैक्स रिटर्न प्रिपेरर की तरह उसने अपने आप को एनरोल करके रखा है अंडर एग्जिस्टिंग लॉज एंड एटलीस्ट 5 ईयर्स तक उसने वो काम किया है, तो यहाँ पे वो जीएसटीपी की तरह भी अपना एलिजिबल हो जाएगा 0.5 के हिसाब से। या फिर तीसरा पॉइंट सी बोलता है उसने कुछ एग्जाम्स पास हैं, कुछ एग्जाम्स हैं, चारों में से कोई भी एग्जाम उसने पास कर लिए तो भी चल जाएगा। पहला वाला पॉइंट बोलता है कि कोई ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसने लेके रखी हुई है, या फिर दूसरा डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी, जिसको इंडियन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे मतलब ये करके रखा है, क्वालिफाई करके रखा हुआ है, इक्विवेलेंट डिग्री मान के रखा हुआ है, फॉरेन यूनिवर्सिटी का उसने एग्जाम करके रखा तो भी चलेगा। तीसरा कोई गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाइड एग्जाम्स बताए वो उसने क्लियर कर लिया, या फिर लास्टली सीए सीएस सीएम में हमारे जो तीन अलग अलग इंस्टीट्यूट है इनके जो फाइनल लेवल के एग्जाम्स है सीए सीएस सीएम में, अगर उसने वो क्लियर कर लिया तो वो जीएसटीपी के लिए वो रजिस्टर हो सकता है, अपनी एलिजिबिलिटी उसकी मानी जाएगी, 0.5 वाली कंडीशन उस हिसाब से कंप्लाई मानी जाएगी। ये पूरी बात हमने 0.1 की देखी, एलिजिबिलिटी कंडीशन की। अब देखते हैं जीएसटीपी को क्या क्या एक्टिविटीज करना अलाउड है। पहली बात, आपको ये 9 पॉइंट्स दिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट है, बट वो एकदम मतलब आपको एग्जाम में आएगा थोड़ा ना, वो तो वर्ड कट हुआ है। ही कैन फाइल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई। अब इनवर्ड सप्लाई कट कर दिया क्योंकि जीएसटीआर 2 पूरी तरीके से हट गया है, गवर्नमेंट ने उसको हटाई दिया है, तो 2 जहां पे था वो कट कर दिया, और जहां पे इनवर्ड सप्लाईज लिखे थे 2 की वजह से वो भी कट कर दिया। अब इनवर्ड सप्लाईज बनाना थोड़ी है, वो तो ऑटोमेटिकली पहले था प्रोसीजर, बट अब तो वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, उसी के बेसिस पे काम होता है। अभी 2 की फर्निश करनी, डिटेल्स फर्निश करनी नहीं होती, तो इनवर्ड सप्लाईज कट गया है, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। तो उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 बोलता है फर्निशिंग मंथली, क्वार्टरली, एनुअल या फिर फाइनल रिटर्न। या फिर पॉइंट नंबर 3 में ही मेक्स डिपॉजिट ऑफ क्रेडिट इनटू द कैश इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो वो पैसा जमा कर रहा है कैश लेजर के अंदर, वो भी काम वो कर सकता है। ई वे बिल जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट इज अमेंडमेंट या फिर कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट अंडर रूल 58। ई वे बिल के अंदर हम लोग देखते हैं यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर, ये ट्रांसपोर्टर्स को लगता है। ट्रांसपोर्टर्स अगर अलग अलग एक पैन पे अलग अलग जीएसटी नंबर लिए हुए अलग अलग स्टेट्स के अंदर, तो उनको एक बार के लिए ये यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना होता है अंडर रूल 58। ये काम उसको करके दे सकता है जीएसटीपी। उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कैंसिलेशन करनी है उस यूसीईएन नंबर के अंदर, तो वो कर सकता है। फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 अगर वो भरना है तो वो भी डिटेल्स वो भर सकता है, वो चालान भर सकता है। पॉइंट नंबर 7, 8, 9 ये ब्लू कलर के हाईलाइटेड पॉइंट्स में मैं बताता हूँ क्या है इसमें। पॉइंट नंबर 7 में बोला कि कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है या फिर विड्रॉ करना है, अंदर जाना है या फिर बाहर आना है, उसकी इंटीमेशन वो दे सकता है। पॉइंट नंबर 8 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो लिया था वो अमेंड या कैंसिलेशन करनी है तो वो भी एप्लीकेशन फर्निश कर सकता है। एंड लास्टली रिफंड क्लेम कर सकता है। लेकिन ये जो तीनों काम आपको दिख रहे हैं 7, 8 और 9 वाले, ये तीनों काम जीएसटीपी करता तो है, एप्लीकेशन फाइल तो करता है, लेकिन डिपार्टमेंट पहले उस रजिस्टर्ड पर्सन से एक बार कंफर्मेशन लेगी, और जब तक उसकी कंसेंट नहीं आएगी तब तक डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। इसकी एप्लीकेशन तो आगे ले ली जाएगी लेकिन उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे जब तक ये वाला जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसके बेसिस पे ये काम कर रहा है वो अपनी कंफर्मेशन और कंसेंट उस चीज के लिए नहीं देता। ये पूरी बात यहाँ पे सेक्शन 48 की खत्म हुई, पूरा रिटर्न चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अच्छे से पढ़ना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम्स। बाकी सारी चीजें मैं कवर करूंगा, मैं अब 2 ही वीडियो ला पाऊंगा। पेमेंट ऑफ टैक्स का सेक्शन 50 का है जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो वाला, और कोशिश करूंगा कि मैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज लेके आऊं। इसके अलावा मेरे लिए लाना मुश्किल है, मैं ला भी दूंगा तो आपका एग्जाम्स पास में आ रहा है, तो अब 2 ही वीडियोस में लास्ट ला पाऊंगा मैक्सिमम, ताकि आप कंफर्टेबली अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देकर के एग्जाम कवर अप कर सको। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून।